मैं 15 साल से वाटरप्रूफिंग का सामान बेच रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी ही एक दिन मुझे फंसाकर मार डालेगा। 15 जुलाई की दोपहर को मैं गोदाम में स्टॉक चेक कर रहा था। अचानक मेरे फोन पर एक अजीब सा मौसम का अलर्ट आया। ये कोई साधारण ऑरेंज रेनस्टॉर्म वार्निंग नहीं थी। ये गहरे बैंगनी रंग का अलर्ट था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अगले 72 घंटों में इतनी बारिश होगी, 800 से 1000 मिलीमीटर। क्या आफत है, क्या पूरा समुद्र बरसने वाला है। गोदाम भाप वाले कमरे की तरह गर्म और उमस भरा था। बिना शर्ट के भी मैं पसीने से भीगा हुआ था। उस जुलाई की दोपहर धातु की छत तपकर लाल हो गई थी। पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा था। ओल्ड चेन, मुझे 20 रोल वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन और दो। मेरे रेगुलर ग्राहक कॉन्ट्रैक्टर लियो ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आए। वो थोड़े डरे हुए लग रहे थे। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। क्या आपने आज सुबह ही 10 रोल नहीं लिए थे? काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। क्या आपने मौसम की रिपोर्ट देखी? तब जाकर मैंने ध्यान दिया कि मेरे फोन पर गहरे बैंगनी रंग का अलर्ट अभी भी चमक रहा था। मैंने पूरी डिटेल देखी और मौसम की मुश्किल बातें पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भारी बारिश का क्लाउड मैप, बहुत तेज नमी के साथ यह तूफानी मौसम 72 घंटों से ज्यादा चलने वाला है। इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्टर लियो ने गला सूखने पर घूंट भरा। इसका मतलब है कि बहुत जोर की बारिश होने वाली है, वाकई बहुत जोर की। मैंने 20 साल निर्माण का काम किया है और मैंने कभी ऐसी वार्निंग नहीं देखी। फिर उन्होंने जो कुछ भी मिल सकता था खरीदना शुरू कर दिया। वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन, लीक रोकने वाला कंपाउंड, जल्दी जमने वाला सीमेंट, वाटरप्रूफ कोटिंग, जो कुछ भी वो उठा सकते थे सब उनके ट्रक में चला गया। दूसरे ग्राहकों ने देखा कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी घबराकर खरीदारी शुरू कर दी। 1 घंटे से भी कम समय में मेरा 1/3 वाटरप्रूफिंग स्टॉक बिक गया। ओल्ड चेन, क्या तुम्हारे पास सैंडबैग्स हैं? एक और कॉन्ट्रैक्टर ने पूछा। कौन सैंडबैग स्टॉक में रखता है? मैंने सिर हिलाया। तुम्हें जल्दी कुछ इंतजाम करना चाहिए, ये बारिश नॉर्मल नहीं है। अभी भी आधा शक करते हुए मैंने अपने सप्लायर को फोन किया और उन्होंने साफ कहा, सैंड बैग्स तो बहुत पहले ही बिक चुके हैं। दोपहर के 4 बजे आसमान अचानक काला हो गया। गर्मियों का समय था, लेकिन यह सर्दियों की शाम के 5 या 6 बजे जैसा लग रहा था। हवा तेज हो गई, गोदाम के धातु के दरवाजे को खड़खड़ाने लगी। मैंने गोदाम को लॉक किया और घर की ओर निकला। जब मैं बाजार से गुजरा तो मुझे धक्का लगा। बाजार तो आमतौर पर इस समय तक बंद हो रहा होता था, लेकिन आज तो यहाँ भीड़ ही भीड़ थी। बुजुर्ग महिलाएं काट धकेल रही थीं, चावल, आटा, कुकिंग ऑयल, इंस्टेंट नूडल्स छीन रही थीं और बोतल बंद पानी जो कुछ भी सामने आ रहा था उठा रही थीं। 5 पाउंड पोर के लिए 100 युआन लेना है तो लो वरना छोड़ दो। कसाई पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। क्या कल यह 40 का नहीं था? कल तो कल था। क्या तुमने भारी बारिश आते नहीं देखी? आज के बाद तुम इसे खरीद नहीं पाओगे, भले ही तुम्हारे पास पैसे हों। मेरा दिल बैठ गया। जो वेंडर सालों से बाजार में काम कर रहे थे, उन्हें किसी भी अजीब बात का अंदाजा औरों से ज्यादा जल्दी हो जाता था। यहाँ तक कि वे भी सामान जमा कर रहे थे। मुझे रास्ता बनाकर अंदर घुसना पड़ा। इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट, चावल की एक बोरी और बोतल बंद पानी के कई केसेस उठा लिए। कैशियर ने कहा, जल्दी करो, हमारे पास बिस्कुट भी हैं। कुछ और चाहिए? जितने हैं उतने ले लो। जब मैं घर पहुंचा, मैं पुराने इलाके के एक सरकारी फ्लैट में रहता था, 6ठी मंजिल पर, जहां लिफ्ट नहीं थी। रोजाना भी सीढ़ियां चढ़ना काफी थका देने वाला होता था। आज इतना भारी सामान ढोते हुए मैं आधे रास्ते में ही हांफने लगा था। 5वीं मंजिल पर रहने वाले बूढ़े झांग ने दरवाजा खोला और मुझे देखा। शियाओ चेन, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? बस तैयारी कर रहा हूँ, सुना है कि भारी बारिश होने वाली है। बूढ़े झांग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हमारे जैसे शहर में बारिश कितनी बुरी हो सकती है। पिछले साल उन्होंने इसे 100 साल में एक बार आने वाला तूफान कहा था और अंत में बस कुछ सड़कें ही डूबी थीं। मैंने उनसे बहस नहीं की और ऊपर चढ़ता रहा। जिस पल मैंने अंदर कदम रखा, बारिश की पहली बूंद गिरी। यह खिड़की पर गिरने वाली सामान्य बारिश की बूंद जैसी नहीं थी। यह एक झटके के साथ गिरी, जैसे किसी ने उस पर कंचा फेंका हो। फिर हर तरफ से बारिश की एक भारी दीवार बरसने लगी। यह ग्रिल से टकरा रही थी, मशीन गन की गोलीबारी की तरह आवाज कर रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा। सड़क पर लोग अपना सिर ढके हुए थे और पागलों की तरह भाग रहे थे। बारिश की बूंदें जमीन पर जोर से गिर रही थीं। पानी की बौछारें ऊपर तक आ रही थीं। डिलीवरी वाले का स्कूटर बारिश की मार से इतना हिल रहा था कि वह कहीं भी गिर सकता था। इस बारिश में कुछ तो गड़बड़ थी। मेरा फोन फिर से बजा। इस बार यह पड़ोस के ग्रुप से था। प्रिय पड़ोसियों और प्रॉपर्टी मैनेजर, हमें खबर मिली है, इसलिए कृपया बाढ़ के लिए तैयार रहें। पक्का करें कि आपके दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हैं। नीचे की मंजिलों में रहने वालों को बाढ़ से सावधान रहना चाहिए। तुम मेंटेनेंस देते हो ना? लोग आमतौर पर नालियां साफ करते हैं। यह एक बार जाम हो गई थी, बस बहस बंद करो। सुपरमार्केट जाओ और अभी कुछ खाना खरीद लो। अगर देर हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अपना फोन रखा और अपनी सप्लाई चेक करने लगा। बिल्डिंग मटेरियल्स के बिजनेस का मालिक होने के नाते मेरे घर में वाटरप्रूफिंग के सामान की कोई कमी नहीं थी। वाटरप्रूफ टेप, ग्लास, सीलेंट, वेदर स्ट्रिपिंग, मेरे पास जरूरत का सब कुछ था। खिड़की के बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। बारिश की आवाज अब एक शोर बन गई थी। बाहर बस सफेद बारिश ही दिख रही थी। मुझे सामने वाली बिल्डिंग मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैंने टीवी चालू किया। हर चैनल पर न्यूज आ रही थी। वेदर अलर्ट दिखाए जा रहे थे। एंकर गंभीर लग रहा था। इस अजीब मौसम के कारण हमारे शहर में बहुत भारी बारिश होने वाली है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि संभल कर रहें और जरूरत न हो तो बाहर ना निकलें।
मेरे फोन पर बिल्डिंग मटेरियल्स मार्केट का ग्रुप चैट भी बहुत तेज चल रहा था। वाटरप्रूफिंग का सामान हर जगह खत्म होने वाला था। किसी ने सैंडबैग्स के लिए 5 गुना कीमत मांगी। मेरे पास अभी भी कुछ प्लास्टिक शीट बची है, 50 प्रति स्क्वायर मीटर। अगर चाहिए तो जल्दी आओ। उन मैसेज को पढ़कर मैं और परेशान होने लगा। मुझे इस बिजनेस में 15 साल हो गए थे। मैंने बहुत तूफान देखे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा था। खिड़की के बाहर बारिश और भी तेज हो रही थी। नीचे नालियां बुलबुले छोड़ने लगी और आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। मैंने अपना फोन निकाला और कुछ करीबी दोस्तों को मैसेज किया, भाई इस बारिश में कुछ तो गड़बड़ है, अभी खाने का स्टॉक जमा कर लो। उनमें से ज्यादातर ने कहा कि मैं फालतू सोच रहा हूँ। सिर्फ एक दोस्त जिसने जल संसाधन विभाग में काम किया था, उसने 3 शब्द लिखे, जल्दी स्टॉक करो। मैंने सोचना बंद किया, अपना रेनकोट पहना और तेजी से नीचे भागा। पास की दुकान गेट के पास पूरी तरह खाली हो चुकी थी। मालिक दुकान बंद कर रहा था। सब खत्म हो गया है, सब कुछ बिक गया है, पैसे अब किसी काम के नहीं। मैंने 3 ब्लॉक की दौड़ लगाई और आखिरकार एक छोटा सुपरमार्केट मिल गया जो अभी भी खुला था। अंदर बहुत भीड़ थी, लोग इधर उधर शॉपिंग कार्ट धकेल रहे थे। अलमारियां पूरी तरह खाली हो चुकी थीं। मैंने इंस्टेंट नूडल्स के आखिरी 2 केस, कुछ अचार के पैकेट और 1 दर्जन सॉसेज उठा लिए। चेकआउट काउंटर पर दुकानदार ने सीधे 800 मांगे। जो सामान आमतौर पर 100 से कम में मिलता था, वह अब 800 का था। लो या रहने दो, तुम्हारे पीछे और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने गुस्से में पैसे दिए। वापस आते समय बरसात का पानी मेरे टखनों के ऊपर आ चुका था। जो रास्ता 10 मिनट में तय होता था, उसे पानी में चलकर पार करने में मुझे आधा घंटा लगा। सड़क के किनारे बने हर नाले से पानी बाहर निकल रहा था। कचरा और कीचड़ हर जगह फैल रहा था। एक सेडान कार बाढ़ के पानी में फंसी हुई थी। ड्राइवर छत पर खड़ा होकर मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुछ लोग कार को धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पानी का बहाव बहुत तेज था और उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही मैं वहां से गुजरा, मैंने ड्राइवर को हताशा में चिल्लाते हुए सुना, क्या कोई मुझे लिफ्ट दे सकता है? मैं 1,000 दूंगा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे मौसम में हर कोई बस अपनी जान बचाने में लगा था। आखिरकार मैं कॉम्प्लेक्स वापस पहुंच गया। पहली मंजिल की लॉबी पूरी तरह डूब चुकी थी। नीचे रहने वाले कई लोग अपना सामान बाहर निकाल रहे थे। लिफ्ट बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी। पानी इतनी तेजी से अंदर आ गया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया था। सीवर पूरी तरह जाम हो गए हैं, पानी वापस आ रहा है। मैंने 10 साल तक इस गेट की रखवाली की है और मैंने ऐसा हाल कभी नहीं देखा। मैं अपना सामान लेकर ऊपर गया। हर मंजिल पर कुछ अलग ही शोर था। दूसरी मंजिल पर लोग दरवाजों पर लकड़ी की पट्टियां ठोक रहे थे। तीसरी मंजिल पर सामान शिफ्ट किया जा रहा था और चौथी मंजिल पर बहस चल रही थी। ऐसे वक्त में तुम अभी भी पैसों की चिंता कर रहे हो। वह मेरी माँ की दी हुई ज्वेलरी है। तुम शायद जिंदा भी बाहर न निकल पाओ। ज्वेलरी का क्या फायदा? छठी मंजिल पर वापस आकर मैंने जल्दी से दरवाजों और खिड़कियों के हर गैप को वाटरप्रूफ टेप से सील कर दिया। फिर मैंने दरवाजे के पास सीमेंट की कुछ बोरियां जमा कर दी। मैं छठी मंजिल पर रहता था, लेकिन ऐसी बारिश में कौन जानता था कि पानी कितनी ऊपर तक जाएगा। उस रात 8 बजे बिजली चली गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बस बारिश की तेज आवाज आ रही थी। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और अपने सामान का हिसाब लेने लगा। खाना 1 हफ्ते चल जाता। मेरे पास पानी के 4 केसेस थे, साथ ही मोमबत्तियां, लाइटर और फ्लैशलाइट्स थीं। अकेले रहने वाले एक आदमी के लिए ये काफी था। फोन का सिग्नल आ जा रहा था। आखिरी मैसेज जो मुझे मिला वह शहर की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट था। सबको सुरक्षित जगह पर रहने, बाहर न निकलने और अगली सूचना तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के अंधेरे को घूरने लगा। बारिश अब भी हो रही थी और तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें कांच पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे बहुत सारे हाथ दरवाजा खटखटा रहे हों। नीचे कारों के अलार्म बजने लगे, एक के बाद एक। यह शहर की आखिरी चीख जैसा सुनाई दे रहा था। रात के 2 बजे एक तेज धमाके ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं खिड़की से चिपक गया और नीचे देखा। बिजली की एक चमक में मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स के मेन गेट की दीवार गिर चुकी थी। बाढ़ का पानी किसी आजाद हुए जानवर की तरह कॉम्प्लेक्स में घुस आया। नीचे खड़ी कई कारें पानी में बह गईं। वे पानी के बहाव में गोल गोल घूमी और फिर सीधे बिल्डिंग से जा टकराईं। मेरा दिल बैठ गया। 15 सालों से मैंने ढेर सारा वाटरप्रूफिंग का सामान बेचा था। मैंने बहुत सारे ग्राहकों को लीक से परेशान देखा था। मैं हमेशा पूरे भरोसे के साथ उनसे कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पानी नहीं जिसे हम रोक न सकें। अब समझ आया कि असली बाढ़ के सामने इंसानी बचाव तो मजाक है। बारिश होती रही। यह तूफान तो अभी शुरू हुआ था। सुबह होने से पहले का वह धमाका तो बस शुरुआत थी। दोबारा नींद नहीं आ सकी। इसलिए मैं खिड़की के पास बैठ गया और नीचे पानी का लेवल देखने लगा। मेरे फोन में बैटरी तो थी, पर नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो चुका था। मेरे सोशल फीड पर आखिरी पोस्ट कल रात 11 बजे की थी। यह फ्रांस से सीधे मंगाए गए परफ्यूम बेचने वाले एक दुकानदार की थी। कितनी अजीब बात है। और सुबह होने लगी। बारिश थोड़ी कम हुई और मैंने आखिरकार देखा। नीचे तबाही मच चुकी थी। पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एक डूबे हुए रेगिस्तान में बदल गया था। कारों की छतें जो कल रात तक पानी के ऊपर थीं, अब गायब थीं। अब सिर्फ एंटीना पानी की सतह पर दिख रहे थे। कॉम्प्लेक्स का गार्डन, एक्सरसाइज के उपकरण और मंडप, सब कुछ उस गंदे पीले पानी में गायब हो गए थे। पानी पहले ही दूसरी मंजिल की खिड़कियों तक पहुंच चुका था।
मैं छठी मंजिल पर रहता था तो हिसाब से मैं अभी सुरक्षित था, लेकिन उस उफनते पानी को देखकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। सबसे पहले मैंने महसूस किया कि पानी साफ नहीं था, वह मैला और काला था। हर तरह का कचरा, टहनियां और वो चीजें जिनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था उस पर तैर रही थीं। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज ने मुझे डरा दिया। कौन है? ओल्ड शाओचेन, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दरवाजा खोल दिया। ओल्ड झांग दरवाजे पर खड़े थे, उनका चेहरा पीला था और आंखें लाल हो रही थी। मैंने कल इसे सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए मैंने घर पर कुछ भी तैयार नहीं रखा था। उन्होंने अपने अपने हाथ रगड़े। मैंने उन्हें इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट और पानी की 2 बोतलें थमा दी। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। ओल्ड झांग ने जाने से पहले बार बार शुक्रिया कहा। मैं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। एक बार जब बाकी सबको पता चल गया तो जो थोड़ा बहुत सामान मैंने जमा किया था वो सबके साथ बांटने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होता। हुआ भी वही। आधे घंटे से भी कम समय में गलियारे में शोर होने लगा। दूसरी मंजिल के रहने वाले अपने पूरे परिवार के साथ ऊपर आने लगे थे। उनके घर पहले ही डूब चुके थे। मर्द टीवी उठा कर ला रहे थे, औरतें बिस्तर ढो रही थीं। एक जवान लड़की तो बिल्ली लेकर ऊपर आ रही थी। क्या लोग वाकई गलियारे में रह सकते हैं? पानी में भीगने से तो ये बेहतर ही है। ये सब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की गलती है। नालियां हर साल ब्लॉक होती हैं और वो कभी उन्हें ठीक नहीं करते। शोर बढ़ता ही जा रहा था। उसने बस दरवाजा बंद कर लिया। आंखों से दूर तो दिमाग से भी दूर, लेकिन मुसीबत फिर भी दरवाजे पर आ ही गई। तीसरी मंजिल की सिस्टर वांग मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। शियाओचेन, तुम अकेले रहते हो और तुम्हारे पास काफी जगह है। क्या तुम हमें अपने घर में रख लोगे? बस मैं और मेरे पति। हम कोई परेशानी नहीं करेंगे। मैं सिस्टर वांग को जानता था। वो अक्सर मोहल्ले के गेट पर नाश्ता बेचती थी और वो एक अच्छी इंसान थी। लेकिन ऐसे हालातों में सिस्टर वांग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी जगह छोटी है। सिस्टर वांग का चेहरा बदल गया। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। मैं अक्सर तुम्हारे जियानबिंग में बिना पैसे लिए एक्स्ट्रा अंडे डाल देती थी। अब मैं बस एक छोटी सी मदद मांग रही हूँ। दरवाजा बंद करने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने अभी हाँ कर दी तो बाद में और मुसीबतें ही बढ़ेंगी। दोपहर के आसपास बारिश फिर से तेज होने लगी। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। पानी अभी भी बढ़ रहा था और लगभग तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका था। सामने वाली बिल्डिंग में कोई खिड़की से चादर लहरा रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। लेकिन इतनी दूरी से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। और तो और पानी का रंग बदलने लगा था। मटमैला पीला पानी अब स्लेटी काला हो गया था। ऊपर तेल की एक चिकनी परत तैर रही थी। मैंने मरी हुई मछलियों को बहते देखा, जिनकी सफेद पेट ऊपर की तरफ थी। वहां कूड़े के फूले हुए थैले भी थे, जिनमें न जाने क्या क्या था। हवा में सड़न की बदबू फैल गई थी और बंद खिड़कियां भी उसे रोक नहीं पा रही थी। गलियारे में एक और हंगामा खड़ा हो गया। क्या वो चौथी मंजिल पर जाने के लिए पैसे ले रहे हैं? 500 युआन प्रति व्यक्ति, एक दिन के। ये लोग लूट क्यों नहीं लेते? हमारे पास जगह है। क्या तुम्हारे पास है? क्या यह आपदा का फायदा उठाना नहीं है? मुझे लगता है हमें सबको साथ मिलकर छत पर शेल्टर बनाना चाहिए। इतनी तेज हवा और बारिश में क्या वो टिक भी पाएंगे? चारों तरफ बहस छिड़ गई। मैंने पीपहोल से झांका। गलियारा लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ बिस्तर के बंडल पड़े थे। कुछ लोगों ने खाना पकाने के लिए आग जलाना शुरू कर दिया था। धुएं की दम घोंटने वाली बदबू अंदर आने लगी। मेरे दरवाजे के नीचे की दरार से अचानक एक चीख हवा में गूंज उठी। कोई कूदा, खिड़की की तरफ भागा। मैंने देखा कि एक इंसान पानी पर तैर रहा था, जो तेज बहाव में बहता जा रहा था। वे हमारे सामने वाली बिल्डिंग से थे। शायद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी और जिंदा रहने के लिए कहीं और तैर कर जाने की कोशिश की थी। बहाव बहुत तेज था और वह दिखना बंद हो गया। गलियारे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर और भी ज्यादा डर फैल गया। नहीं, कोई तो हमें बचाने जरूर आएगा। बाहर देखो, पूरा शहर ऐसा ही है, कौन आएगा? डर किसी बीमारी की तरह फैल गया। कुछ लोग रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे और बाकी लोग दरवाजे तोड़ने लगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास सब पड़ोसियों के लिए खाना है। क्या तुम सच में हमें मरने दोगे? इसे तोड़ो, अंदर सामान जरूर होगा। मैंने जल्दी से फर्नीचर लगाकर दरवाजे को सहारा दिया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। बाहर दरवाजे पर पीटने की आवाज और तेज होती गई। मैं लकड़ी को चटकते हुए भी सुन सकता था। यह बहुत मुश्किल पल था। छठी मंजिल के ब्रदर चेन ने आवाज उठाई, सब लोग रुक जाओ। जो कोई भी हंगामा करेगा मैं उसे खुद ही नीचे फेंक दूंगा। ब्रदर चेन एक पुराने फौजी थे। वे ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में उनकी बहुत इज्जत थी। जैसे ही उन्होंने बात की, बाहर सब धीरे धीरे शांत हो गया। यह एक दूसरे के दुश्मन बनने का समय नहीं है, ब्रदर चेन ने साफ आवाज में कहा। अपने घरों को वापस जाओ या गलियारे में रहो और तमीज से पेश आओ। अगर किसी ने लोगों को लूटने की हिम्मत की तो उसे रोकने वाला पहला इंसान मैं होऊंगा। भीड़ छंट गई। मैं जानता था कि यह सब बस कुछ देर के लिए था। जब लोग सच में भूखे मरेंगे तो कोई इज्जत काम नहीं आएगी। उस शाम मैंने एक कंप्रेस्ड बिस्किट खाया और ऊपर से पानी पी लिया। स्वाद बहुत खराब था, लेकिन अभी ये मेरी जान बचा सकता था। खिड़की के बाहर बारिश अब भी हो रही थी। पानी ने पूरी तरह से तीसरी मंजिल को निगल लिया था। पूरी बिल्डिंग एक टापू बन गई थी। बारिश और बहते पानी के अलावा शहर की एक भी आवाज बाकी नहीं बची थी। ना गाड़ियां, ना शोर, ना संगीत, यहाँ तक कि चिड़ियों की चहचहाहट भी नहीं। 80 लाख लोगों का यह शहर रातों रात मर चुका था। मैंने एक सिगरेट जलाई। यह मेरा आखिरी पैकेट था। जैसे जैसे धुआं मेरे आसपास फैलने लगा, बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। मैंने अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचा और सोचने लगा
कि वह अब कैसी होगी। तलाक के बाद वह दक्षिण की तरफ चली गई थी। वहां सब ठीक होगा है ना। मैंने घर पर अपने माता पिता के बारे में सोचा। वे गांव में रहते थे, पहाड़ी इलाके में, तो वे सुरक्षित होंगे। वेयर हाउस में रखे सामान के बारे में सोचा। वे वाटर प्रूफिंग का सामान अब तक पानी में डूब गया होगा। यह सबसे बड़ी अजीब बात बन गई थी। किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बात पर बहुत धीरे। शाओ चेन, मैं हूँ। ब्रदर चेन। उन्होंने दरवाजा खोला। ब्रदर चेन परेशान लग रहे थे। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ब्रदर चेन ने कहा कि छठी मंजिल पर सिर्फ 4 ही परिवार हैं, इसलिए हमें साथ रहना होगा। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली। नीचे के लोग लगभग हिम्मत हार चुके हैं, और जब लोग बहुत भूखे होते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। ओल्ड ली के परिवार और मेरे पास राशन जमा है। हम 1 हफ्ते या उससे ज्यादा निकाल लेंगे। शाओ लियू अभी जवान है और उसे ज्यादा तजुर्बा नहीं है। उसने शायद ज्यादा तैयारी नहीं की होगी। ब्रदर चेन ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे क्या हाल हैं? मैंने एक पल सोचा। मैं ठीक हूं। अगर मैं राशन बचाकर चलूं तो गुजारा कर लूंगा। यह अच्छी बात है। ब्रदर चेन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास क्या है। ऐसे समय में सिर्फ खाना होने से ही तुम सबका निशाना बन जाओगे। ब्रदर चेन के जाने के बाद मेरा दिल और भी भारी हो गया। खिड़की के बाहर रात हो गई। बिना बिजली के पूरा शहर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ पानी की सतह पर कभी कभी एक डरावनी चमक दिख जाती थी। बारिश अब भी हो रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। बारिश की आवाज सुन रहा था, पानी के बहाव की आवाज सुन रहा था, और गलियारे से आती रोने और गाली देने की आवाजें सुन रहा था। पहला दिन ही काटना इतना मुश्किल था। इसके बाद क्या होगा? अगर बारिश कुछ और दिन होती रही और पानी बढ़ता रहा तो छठी मंजिल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और अगर वो समय आ गया तो क्या हम छत पर जाकर मरने का इंतजार करेंगे, या नीचे जाकर बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे? मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह होने से कुछ समय पहले नीचे से लड़ाई की आवाजें आईं। वह मेरा पानी है। बकवास। वह मेरा है। लड़ना बंद करो। सब कुछ गिर गया। फिर एक औरत के चिल्लाने और कुछ टूटने की आवाज आई। बच्चा रो रहा था। जब जान बचाने की बात हो तो इंसानियत की पतली परत कागज की तरह कमजोर होती है। मैंने करवट ली और कान पर तकिया रख लिया। मैं अपने अंदर बढ़ते डर को कम नहीं कर सका। पानी लगातार बढ़ रहा था। बारिश लगातार हो रही थी, और हम सब इस अकेले टापू पर फंस गए थे जो डूबने वाला था। तीसरे दिन सुबह मुझे इस गलियारे में शोर सुनाई दिया। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला और बाहर देखा। गलियारा लोगों से पूरा भरा था। तीसरी मंजिल के सभी लोग ऊपर आ गए थे। नाम लिखवा रहे थे। बर्तन, कटोरे और सामान हर जगह बिखरे पड़े थे। हवा में पसीने, धुएं और सड़न की अजीब सी बदबू घुली हुई थी। पानी चौथी मंजिल तक पहुंच गया है। यह खबर सुनते ही भीड़ में तुरंत अफरा तफरी मच गई। अगर चौथी मंजिल भी डूब गई तो हम क्या करेंगे? छत पर भागें? क्या लोग छत पर रह भी सकते हैं? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरवाजा बंद करो। मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस रफ्तार से पानी हर दिन 1 मंजिल बढ़ रहा था। छठे दिन तक ये मेरी जगह तक पहुंच जाएगा। मुझे कुछ न कुछ सोचना ही था। मैंने अपार्टमेंट में सामान खोजना शुरू किया। काम की कोई भी चीज ढूंढने के लिए। वाटरप्रूफ तिरपाल, प्लास्टिक की बाल्टियां, रस्सी, टेप और कुछ औजार। बिल्डिंग मटेरियल्स के बिजनेस में होने की वजह से मैंने सालों से घर पर काफी सामान बचा कर रखा था। अब वो सब बहुत काम का था। जब मैं बिजी था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। चाओ चेन, दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है। क्या वो चेन था? मैंने दरवाजा खोला। लाओली और चाओ लियू उसके साथ थे। चाओ लियू एक प्रोग्रामर था और शायद ही कभी बाहर निकलता था। अब उसका चेहरा पीला और डरा हुआ था। वो साफ भूखा था। अंदर आ जाओ। हम चारों लिविंग रूम में बैठ गए। माहौल भारी था। चेन ने सबसे पहले बात शुरू की। हम सब ने देख लिया है क्या हो रहा है। हमें खुद को बचाने का रास्ता निकालना होगा। हम क्या कर सकते हैं? पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है और पता नहीं रेस्क्यू टीम कब आएगी, इसीलिए हमें खुद को बचाना होगा। चेन ने हमारी तरफ देखा। मेरे पास एक प्लान है। हम साथ मिलकर काम करें। कैसे? सबसे पहले हम अपने खाने पीने का सामान साझा करें। हर कोई जानता है कि किसके पास क्या सामान जमा है। साझा करने का मतलब छीनना नहीं है। इसका मतलब है कि सब कुछ सही तरीके से बांटें ताकि हर किसी के पास जिंदा रहने का मौका हो। शाओलियू घबरा गया। मेरे पास ज्यादा कुछ जमा नहीं है, तुम जानते हो, चेन ने उसे देखते हुए कहा। इसीलिए हमें और भी साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तुम जवान और मजबूत हो। तुम मेहनत का काम संभाल सकते हो। दूसरा, चेन ने बात जारी रखी, हमें एक बैकअप प्लान तैयार करना होगा। अगर पानी सच में छठी मंजिल तक पहुंच गया तो हमें कहीं ना कहीं जाना होगा। छत पर? लाओली ने पूछ। सिर्फ छत ही नहीं। चेन ने मेरी तरफ देखा। शाओ चेन बिल्डिंग मटेरियल्स के काम में है, उससे जरूर कुछ आइडिया होगा। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने एक पल के लिए सोचा। मेरे पास एक आइडिया था। मेरे घर में वाटरप्रूफ तिरपाल और कुछ दूसरा सामान है। हम छत पर एक अस्थायी शेल्टर बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। हमें लकड़ी की भी जरूरत होगी, रस्सी, और बेहतर होगा अगर ऐसी चीजें मिलें जो तैर सकें, जैसे फोम के डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, खैर कोई भी ऐसी चीज जो पानी में तैर सके। मैंने समझाया। अगर मेरा मतलब है अगर छत भी सुरक्षित न रही तो हम कम से कम एक राफ्ट बना सकते हैं। सब चुप हो गए। राफ्ट बनाने का मतलब था बाढ़ के पानी में बहना। यह मौत को बुलाने जैसा था। चेन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अभी इतनी आगे की मत सोचो। अभी सबसे जरूरी है सामान इकट्ठा करना और अपनी सुरक्षा मजबूत करना। हाओली, सीढ़ियों वाली जगह जाकर देखो और जो भी काम की चीज मिले ले आओ। शाओलियू, तुम और शाओ चेन दरवाजे खटखटाओ और देखो कि कौन हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। क्या वो लोग तैयार होंगे? शाओ लियू को शक था। अगर वो तैयार न हुए तो क्या हम उन्हें जबरदस्ती करेंगे? चेन की आंखें तीखी हो गईं। अगर हमें जिंदा रहना है
तो हमें साथ मिलकर रहना होगा। शाओलियू और मैं बाहर निकल गए। सीढ़ियों का हाल सुबह से भी खराब हो गया था। कोने में कोई आग जलाकर खाना बना रहा था और इतने धुएं की वजह से आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। लोग जगह के लिए लड़ रहे थे, यहाँ तक कि लेटने लायक जगह के लिए भी झगड़ रहे थे। अरे जनाब, मैंने 601 नंबर का दरवाजा खटखटाते हुए कहा। हम छठी मंजिल के कुछ पड़ोसी बात कर रहे थे कि दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कई बार दरवाजा मुंह पर बंद होने के बाद शाओ लियू निराश हो गया। कोई फायदा नहीं है, मुसीबत आने पर हर कोई सिर्फ अपना ही सोचता है। चलो फिर कोशिश करते हैं। हम 603 नंबर पर गए। वहां एक युवा जोड़ा रहता। आदमी फिटनेस ट्रेनर था, औरत नर्स थी। हम आपस में मिलकर बचाव की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप समझे? आदमी ने हमें शक की नजरों से देखा। किस तरह की बचाव की कोशिश? मैंने प्लान समझाया। जोड़े ने एक दूसरे को देखा। औरत ने कहा, हम शामिल हो सकते हैं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? हम सामान बांट सकते हैं, लेकिन उसे बराबर बांटना होगा। साथ ही मैं एक नर्स हूँ, अगर कोई बीमार या घायल हुआ तो मैं मदद कर सकती हूँ। हमें मिलकर दवाइयाँ और जरूरी चीजें ढूंढनी होंगी। कोई दिक्कत नहीं। और बस इसी तरह हमारे ग्रुप में 6 लोग हो गए। उस दोपहर हमने काम शुरू कर दिया। लाओली को सीढ़ियों में काफी काम की चीजें मिल गईं। कुछ फोम के बक्से, नायलॉन की रस्सी का एक बंडल और लकड़ी के कुछ बोर्ड। कुछ फेंके हुए थे और कुछ उठा लिए थे। चौथी मंजिल वाले परिवार के लोग चले गए थे और उनका दरवाजा खुला था। बूढ़े ली ने अपनी आवाज धीमी की। उसे इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट और कुछ औजार मिले। मैंने नहीं पूछा कि उसका मतलब क्या था। ऐसे समय में नैतिकता एक लग्जरी थी। ब्रदर चेन रूफटॉप शेल्टर की प्लानिंग संभाल रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कोर में काम किया था, इसलिए उन्हें इस तरह के काम का काफी अनुभव था। छत पर पानी की टंकी वाला एक रूम था जिसे शेल्टर में बदला जा सकता था। हम किनारों को वाटरप्रूफ तिरपाल से ढक सकते थे, फिर ऊपर एक ढलान वाली छत लगा देते। इससे बारिश का पानी बह जाता। क्या हम बारिश का पानी जमा कर सकते हैं? हाँ, मैंने बीच में कहा। मेरे पास प्लास्टिक के पाइप और पानी के बैरल हैं। हम एक सिंपल रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। यह बहुत बढ़िया है। साफ पानी की ही तो हमें अभी सबसे ज्यादा कमी है। सीढ़ियों में रहने वाले लोगों को दस्त होने लगे हैं। अक्यूंग, जो फिटनेस कोच था, मजबूत था, इसलिए वह सामान ढोने का काम देख रहा था। जिम में वजन उठाते हुए वह भले ही टफ दिखता हो, लेकिन असली काम की बात आई तो उसकी सांसें फूल रही थीं। यह वजन उठाने से कहीं ज्यादा थका देने वाला है। उसने अपना पसीना पोंछा और शिकायत की। शाम तक हमने छत पर एक सिंपल ढांचा तैयार कर लिया था। यह थोड़ा कच्चा था, लेकिन कम से कम यह हवा और बारिश को रोक सकता था। हम अल इसे जारी रखेंगे। ब्रदर चेन ने कहा कि सभी को वापस जाकर आराम करना चाहिए और सीढ़ियों में किसी को पहरा देने के लिए छोड़ दें। शियाओ लियू को समझ नहीं आया, लोगों को चोरी करने से रोकने के लिए या इससे भी बुरी चीजों के लिए। उस रात बारिश थोड़ी कम हो गई। मैं खिड़की के पास टिककर बाहर देख रहा था कि क्या हो रहा है। पानी चौथी मंजिल को पूरी तरह डुबो चुका था और 5वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हर तरह का कचरा ऊपर तैर रहा था। प्लास्टिक की थैलियां, फर्नीचर के टुकड़े और ऐसी चीजें जिन्हें मैं गौर से नहीं देखना चाहता था। हमारे सामने वाली बिल्डिंग की हालत और भी खराब थी। कई खिड़कियां पूरी तरह खुली थीं और अंदर गहरा अंधेरा था। मैं बता नहीं सकता था कि वहां रहने वाले लोग भाग गए थे या मर गए थे। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने वाली बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की एक खिड़की में कोई हिल रहा था। वह बाहर की तरफ देख रहा था। उसकी हरकतें अजीब सी थीं, जैसे कोई जिंदा इंसान न हो। मैंने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और वहां रोशनी डाली। वह तुरंत पीछे हट गया। क्या वह कोई जिंदा इंसान था या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थीं? जब मैं सोच ही रहा था, सीढ़ियों पर अचानक तीखी बहस हो गई। यह मेरी जगह है, बकवास। मैं यहाँ पहले आया था। लड़ना बंद करो, तमाशा बंद करो, वरना मैं तुम सबको नीचे फेंक दूंगा। बहस मारपीट में बदल गई। चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। मार पिटाई की आवाज, औरतों की चीखें शोर में मिल गईं। मैं अभी भी सोच रहा था कि बाहर जाकर देखूं या नहीं। तभी ब्रदर चेन की आवाज आई, तुम सब रुक जाओ। लड़ाई तो रुक गई, लेकिन गालियों का सिलसिला जारी रहा। सब लोग एक कदम पीछे हटो, हम जगह को फिर से बांटेंगे। ब्रदर चेन की आवाज में दम था। जिसे भी इससे दिक्कत है वह अभी नीचे जा सकता है। चौथी मंजिल अभी भी खाली है। किसी की हिम्मत नहीं हुई चौथी मंजिल पर जाने की। वहां पहले ही पानी भर चुका था। सीढ़ियों पर धीरे धीरे सन्नाटा छा गया, लेकिन सबको पता था कि यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। सुबह होने से पहले मैं एक अजीब सी आवाज से जाग गया। गुड़गुड़। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उबल रहा हो। मैं उठा और ध्यान से सुना। आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। मैंने देखा टॉयलेट से पानी बाहर आ रहा था। वह साफ पानी नहीं था, वह गहरे भूरे रंग का गंदा पानी था और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। सीवर पूरी तरह जाम हो गया था और वापस उफनने लगा था। मैंने जल्दी से तौलिए टॉयलेट में ठूंसे और उसे टेप से सील कर दिया, लेकिन गंदा पानी अभी भी फर्श के ड्रेन और सिंक के पाइप से बाहर आ रहा था। पूरा बाथरूम जल्द ही गंदे पानी से भर गया। बदबू बहुत तेज थी। मैं बस बाथरूम का दरवाजा बंद कर सका और हर दरार को टेप से सील कर दिया। यह सिर्फ थोड़े समय के लिए था। गंदा पानी आज नहीं तो कल फिर बाहर आएगा, और सबसे बुरी बात, बिना बाथरूम के। हम अब अपनी रोजाना की जरूरतों का क्या करेंगे? दिन निकलने के बाद मुझे समझ आया कि यह सिर्फ मेरा यूनिट नहीं था, पूरी बिल्डिंग का सीवर सिस्टम फेल हो गया था। सीढ़ियों में बदबू भर गई थी। कुछ लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने लगे और फिर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते थे। जीने की जद्दोजहद के सामने सभ्यता और गरिमा सब बेकार लगने लगी थी। हम और इंतजार नहीं कर सकते थे। ब्रदर चेन ने हमें एक मीटिंग के लिए बुलाया। हमें काम जल्दी करना था। हमें छत पर शेल्टर बनाने का काम पूरा करना ही था, लेकिन हमारे पास काफी सामान नहीं है। ऑल्डली बहुत चिंता में दिख रहे थे। तब हम जाकर कुछ ढूंढ लाएंगे।
ब्रदर चेन ने बाहर बढ़ते हुए पानी की तरफ देखा। हालांकि अब पानी धीरे बढ़ रहा था, पर जब तक हम चल फिर सकते हैं हमें जितना हो सके उतना सामान जमा करना होगा। हम कहाँ ढूंढेंगे? ब्रदर चेन ने हमारे सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वहां सब चुप हो गए। सामने वाली बिल्डिंग तक जाने का मतलब था 20 मीटर गहरे बाढ़ के पानी को पार करना, उस तेज बहाव में। यह पूरी तरह से जान जोखिम में डालने जैसा था। मैं जाऊंगा, आकियांग खड़ा हुआ। मैं अच्छा तैराक हूं, मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा, यह बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था हमारे सामने वाली बिल्डिंग में सामान की एक दुकान थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें बहुत सी काम की चीजें मिल सकती थी। ये बहुत खतरनाक है, झाओ मई ने चिंता से कहा। वहां ना जाना और भी ज्यादा खतरनाक है, ब्रदर चेन ने कहा। शाओ चेन, क्या तुम्हारे पास रस्सी है? हाँ, नायलॉन की रस्सी। ये बहुत मजबूत है। फिर सब तय हो गया। हम कल सुबह निकलेंगे जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। उस रात मैं करवटें हो बदलता रहा, सो नहीं सका। कल का मिशन पक्की मौत की तरह था, लेकिन एक जगह पड़े रहकर मरने का इंतजार करना और भी डरावना था। बाहर बारिश हो रही थी, शहर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और हम अभी भी बचने के लिए लड़ रहे थे। चौथे दिन सुबह होने से पहले बारिश आखिरकार थोड़ी कम हो गई। आकियांग और मैं 5वीं मंजिल की खिड़की पर खड़े थे। नीचे कीचड़ भरे बाढ़ के पानी को देखते हुए, बहाव बहुत तेज था जो हर तरह का कचरा बहाकर ले जा रहा था। एक फ्रिज पानी में घूमते हुए जोर की आवाज के साथ बिल्डिंग से टकराया। पल भर में ही वह टुकड़ों में टूट गया। क्या हम अब भी जा रहे हैं? आकियांग ने घबराकर थूक निगला। हम जा रहे हैं। मैंने 3 बार रस्सी को अपनी कमर के चारों ओर लपेटा। इसे इस तरफ से पकड़ो, मैं पहले जाकर रास्ता देखता हूँ। सच कहूं तो मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। ब्रदर चेन ने मेरे कंधे को थपथ पाया। अगर तुम नहीं कर सकते तो वापस आ जाना। जिंदा रहने से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जानता हूं। मैंने एक गहरी सांस ली और चढ़ गया। खिड़की के बाहर बाढ़ का पानी बर्फ जैसा ठंडा था और एक पल में ही मेरे कपड़े भीग गए। मैंने अपने दांत पीसे और सामने वाली बिल्डिंग की तरफ तेजी से तैरने लगा। बहाव मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। मैंने मुश्किल से 2 मीटर ही तैरा था कि एक लहर मुझ पर टूट पड़ी और मुझे सीधा पानी के अंदर धकेल दिया। गंदा कीचड़ मेरे नाक और मुंह में भर गया। उस बदबू से मुझे वहीं उल्टी आने को हो गई। डटे रहो, आकियांग ने मेरे पीछे से चिल्लाकर कहा। मैंने पूरी ताकत से रस्सी को पकड़ लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आगे बढ़ाया। यह सिर्फ 20 मीटर ही तो था। पूल में तो यह बहुत आसान होता। अब यह नदी पार करने जैसा लग रहा था। लकड़ी का एक तख्ता उड़ता हुआ आया और मेरे सिर को छू गया। अगर वह सीधे मुझे लगा होता मैं तो वहीं बेहोश हो जाता। आखिर में मैंने सामने वाली बिल्डिंग की सिक्योरिटी बार्स पकड़ ली। मैं पहुंच गया। मैंने चिल्लाकर इशारा किया। अकियोंग ने खुशी में हाथ हिलाया। फिर उसने रस्सी को खिड़की के फ्रेम से बांध दिया, रस्सी के सहारे। उसके बाद काम काफी आसान हो गया था। मैं 5वीं मंजिल पर चढ़ गया। वहां बहुत बुरा हाल था। फर्नीचर हर तरफ गिरे पड़े थे। फर्श पर बहुत गंदगी जमी थी। अपार्टमेंट खाली था। जो लोग वहां रहते थे वे या तो पहले ही भाग गए थे या अब भाग नहीं सकते थे। मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में सोचो। मैं सीधे नीचे 4थी मंजिल पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान की ओर गया। वह पानी के नीचे थी और शटर पूरा खुला हुआ था। मैंने अंदर गोता लगाया और हाथ पांव मारकर ढूंढा। मुझे तार के कई बंडल और स्क्रू का एक डिब्बा मिला। वहां कुछ वाटर प्रूफिंग का सामान भी था। सबसे अच्छी चीज फोम बोर्ड का बंडल मिला जो तैरने का सामान बनाने के लिए एकदम सही था। मैंने सब कुछ बांधा और बहुत मेहनत करके उसे वापस 5वीं मंजिल पर खींच लाया। अकियोंग दूसरी तरफ बेचैन हो रहा था। जब उसने देखा कि मैं सुरक्षित वापस आ गया हूं तो उसने चैन की सांस ली। वापस आओ जल्दी, कुछ हो रहा है। मैं तैरकर वापस गया, रस्सी के सहारे। जैसे ही मैं खिड़की से अंदर चढ़ा मैंने ऊपर शोर सुना। लूटपाट। 6ठी मंजिल पर कोई राशन छुपा रहा था और वे दरवाजा तोड़ रहे थे। अकियोंग और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपना सामान नीचे रखा और ऊपर भागे। 6ठी मंजिल पर बहुत बुरा हाल था। करीब 12 लोग 603 के बाहर जमा थे। कुछ दरवाजे पर लात मार रहे थे जबकि बाकी डंडों से ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर मत आओ। अकियोंग की पत्नी श्याओ मई अंदर से रो रही थी। प्लीज दरवाजा मत तोड़ो। अगर वे नहीं खोलते हैं तो इसे तोड़ डालो। तुम्हें खाना क्यों मिलता है जबकि हम सब भूखे मर रहे हैं? केन और ओल्ड ली ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे कम थे और दोनों चोटिल हो गए। मैं दौड़कर वहां गया। तुम्हारा क्या मतलब है? रास्ते से हटो। एक सख्त चेहरे वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। वह मेरे दोस्त का घर है। दोस्त? वह आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला। तुम्हें अभी भी लगता है कि दोस्ती मायने रखती है? अगर तुम्हारे पास खाना है तो उसे सबके साथ बांटना ही तुम्हें दोस्त बनाता है। भीड़ चिल्लाने लगी कि खाना बांटना चाहिए। वे मांग कर रहे थे कि उन्हें पता चले कि उन्हें इसे छुपाने का हक क्यों है। खोलो, हम सब पड़ोसी हैं। क्या तुम सच में हमें मरते हुए देखोगे? अजीब बात यह थी कि मैंने 2 दिन पहले ही वही शब्द सुने थे जब किसी ने वे शब्द मुझसे कहे थे। अकियोंग ने भीड़ को पीछे धकेला और उसे बचाने के लिए दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। जो कोई भी मेरी पत्नी को छुएगा उसे मुझसे निपटना होगा। सख्त चेहरे वाले आदमी ने फल काटने वाला चाकू निकाला। जवाब दूं तो फिर चलो शुरू हो जाओ। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। तभी एक आवाज आई, तुम सब क्या कर रहे हो? भीड़ हट गई। 4थी मंजिल से ब्रदर लियू चलकर आए। मैं उन्हें जानता था। वह कबाड़ बीनने का काम करते थे। वह बाहर से तो भले लगते थे लेकिन अंदर से वह बहुत बेरहम थे। ब्रदर लियू, ये लोग राशन छिपा रहे हैं और किसी के साथ बांट नहीं रहे हैं। सख्त चेहरे वाले आदमी ने तुरंत शिकायत की। ब्रदर लियू ने हमारी तरफ देखा, फिर दरवाजे की ओर। ये क्या तरीका है? हम सब पड़ोसी हैं, चलो शांति से काम लेते हैं। तुम्हारे पास जो है उसका आधा बाहर दे दो, बाकी तुम रख सकते हो। मुझे तो यही सही लगता है। हम अकियांग चिल्लाया। तभी
4 या 5 तगड़े आदमी ब्रदर लियू के पीछे से आए। सबने हथियार ले रखे थे। लगता है कि वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। चेन आगे बढ़ा। बॉस लियू, लोगों को इतना मजबूर मत करो। चेन, मैं तुम्हारी हिम्मत की इज्जत करता हूँ, ब्रदर लियू ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि अभी हालात कैसे हैं, या तो आधा राशन दे दो। उन्होंने बात पूरी नहीं की, लेकिन धमकी साफ थी। शाओ मेई अंदर रो रही थी। उन्हें दे दो अकियांग, उन्हें दे दो। अकियांग ने अपने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थीं कि चटकने लगी। दरवाजा खोलो, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास मौका है। दरवाजा खुला। ब्रदर लियू के आदमी अंदर घुस गए और घर की तलाशी ली। उन्हें इंस्टेंट नूडल्स के 2 डिब्बे, चावल का एक थैला और पानी की कुछ बोतलें मिली। बस इतना ही, तगड़े आदमी ने कहा, जो साफ तौर पर नाखुश था। हमारे पास सच में बस इतना ही है, शाओ मेई ने रोते हुए कहा। अगर यकीन नहीं तो तलाशी ले लो। उन्होंने दोबारा तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ और नहीं मिला। आधा अपना हाथ हिलाते हुए ब्रदर लियू ने अपने आदमियों को सामान ले जाने का इशारा किया। इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा और आधा चावल। उसने मुझे मतलब भरी नजरों से देखा। तुम शाओ चेन हो, है ना? यहाँ तुम्हारे पास तो काफी राशन है। मेरा दिल बैठ गया। हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे। ब्रदर लियू के जाने के बाद भीड़ भी हट गई। सब जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मुझे माफ करना, शाओ मेई रोते हुए बोली। मैं लापरवाह थी और खिड़की के पास नूडल्स पका लिए। किसी ने मुझे देख लिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ब्रदर चेन ने उसे दिलासा दिया। ये तो कभी न कभी होना ही था। हम 6 लोग एक साथ जमा हो गए। माहौल बहुत टेंशन वाला था। हम क्या करें? ऑल्ड ली ने ब्रदर चेन से पूछा। वो लोग साफ तौर पर ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमें पलटवार करना होगा, अकियांग ने दांत पीसते हुए कहा। ब्रदर चेन ने उसे रोकते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो। अगर हम उनसे सीधे भिड़ गए तो हम हार जाएंगे। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। कौन सा रास्ता? ब्रदर चेन ने मेरी तरफ देखा। चाओ चेन, तुम अभी उस तरफ से क्या लेकर आए हो? कुछ बिल्डिंग का सामान और कुछ फोम बोर्ड्स। क्या ये एक राफ्ट बनाने के लिए काफी है? सब लोग हैरान रह गए। ब्रदर चेन, आपका मतलब है कि हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रदर चेन गंभीर हो गए। ब्रदर लियू इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, और एक बार जब बाकियों को इसका चस्का लग जाएगा तो वो भी उसी की राह पर चलेंगे। यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने के बजाय हमें वहां जाना चाहिए। शियाओ लू ने पूछा। ब्रदर चेन ने खिड़की के बाहर इशारा किया। मैं नजर रखे हुए हूँ। उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ऊंची जगह है जहां पुरानी सिटी गवर्नमेंट हुआ करती थी। वहां जमीन ऊंची है, इसलिए शायद वहां बाढ़ नहीं आई है। 2 किलोमीटर, बाढ़ के पानी में तैरकर 2 किलोमीटर का सफर। यह प्लान इतना पागलपन भरा था कि उम्मीद ही खत्म लग रही थी। हम पहले तैयारी करते हैं, ब्रदर चेन ने फैसला सुनाया। अच्छी बात यह होगी कि हमें जाने की जरूरत न पड़े। अगर वाकई नौबत आ गई तो हम उसी रात चुपचाप तैयारी शुरू कर देंगे। राफ्ट का डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। बेस के लिए फोम बोर्ड्स, ज्यादा तैरने के लिए खाली पानी की बोतलें और ढांचे के लिए लकड़ी के तख्ते। हमने रस्सी से सब कुछ एक साथ बांध दिया। आइडिया के हिसाब से ये 3 या 4 लोगों का भार उठा सकती थी। अकियांग और ऑल्डली सामान इकट्ठा करने में लगे थे। रात के अंधेरे में वे उन घरों में घुसे जिनके मालिक भाग गए थे। उन्हें काफी सारी प्लास्टिक की बोतलें और लकड़ी के टुकड़े मिले। शियाओ मेई ने घर की चादरें फाड़कर पट्टियां बनाई। उन्हें रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। शियाओ लियू में भले ही ज्यादा ताकत न हो, पर वह बहुत तेज दिमाग है। उसने वजन सहने और बैलेंस चेक करने में मेरी मदद की। सुबह के 3 बजे पहली राफ्ट तैयार हो गई थी। ये भद्दी थी, पर यह तैर सकती थी। हमें 2 और राफ्ट बनानी थी। चेन ने कहा कि सावधानी बरतना बेहतर है। सुबह होने से ठीक पहले सीढ़ियों से अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ है ये देखने के लिए हम भागते हुए बाहर निकले। हमने देखा कि कोई दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पड़ा था। उसके पेट में चाकू लगा था। फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। क्या हुआ? मैं बस कुछ खाना चाहता था, उस आदमी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। तीसरी मंजिल पर कोई खाना छुपा रहा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह मर गया। गलियारे में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया कि मामला पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। लोग खाने के एक निवाले के लिए एक दूसरे को मारने पीटने लगे थे। वापस अंदर जाओ, भाई लू की आवाज नीचे से आई। जो कोई भी राशन छिपाने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई मर गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे अचानक समझ आ गया कि भाईलू ऐसा क्यों कर रहे थे। वह अपनी ताकत दिखा रहे थे, डर फैलाकर सबको कंट्रोल कर रहे थे। वह पूरी बिल्डिंग को अपना इलाका बना रहे थे, और हम में से जिनके पास राशन था वही वो लोग थे जिन्हें वो रास्ते से हटाना चाहते थे। अपार्टमेंट में वापस आकर चेन ने धीरे से कहा, अगर हमने और इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। सबने सिर हिलाकर हामी भरी। मरने का इंतजार करने के बजाय बेहतर है कि हम सब कुछ दांव पर लगा दें। खिड़की के बाहर बारिश फिर से तेज हो गई। पानी का लेवल 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाला था और पूरा शहर डूबने ही वाला था। इंसानियत तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। 5वें दिन हालात और खराब हो गए। जब मैं उस सुबह उठा तो मुझे एक बहुत गंदी बदबू आई। यह आम बदबू नहीं थी, ये सड़न की बहुत गंदी महक थी। मैंने दरवाजा खोला। गलियारे का हाल देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। हर जगह कचरा और गंदगी फैली थी। सीवर बंद होने की वजह से लोग प्लास्टिक बैग में गंदगी भरकर गलियारे में फेंक रहे थे। मक्खियां हर जगह भिनभिना रही थीं। गंदगी में कीड़े रेंग रहे थे। इससे भी बुरा ये कि कोई बीमार पड़ गया था। तीसरी मंजिल से उल्टियां करने की आवाज आई। फिर एक कमजोर करा सुनाई दी। मैंने अपनी नाक ढकी और देखने के लिए नीचे गया।
मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी सीढ़ियों के पास सिकुड़ा पड़ा था। उसका चेहरा पीला और बीमार सा था और वह लगातार उल्टियां कर रहा था। उसके पास जमीन पर एक गंदा मछली जैसी बदबू वाला गंदगी का ढेर था। सर, क्या हुआ? उसने कमजोरी से अपना सिर उठाया। पानी, मुझे पानी दो। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर मैं वापस गया और उसके लिए पानी की एक बोतल लाया। उसने उसे लिया और गटक लिया। बस 2 घूंट पीने के बाद उसने सब निकाल दिया। जरूर गंदा पानी पिया होगा, पास खड़े किसी ने कहा। मैंने उसे कल बारिश के पानी में नूडल्स बनाते देखा था और उसने उसे उबाला तक नहीं था। सही हुआ इसके साथ किसी और ने थूका। ऐसे समय में भी इसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी। कोई उसकी मदद नहीं करने वाला था। सब बीमार होने से डर रहे थे। सब जल्दी से वहां से निकल गए। ऐसी जगह पर बीमार पड़ना मतलब सीधे मौत थी। जब मैं छठी मंजिल पर वापस आया तो चेन सबको दवाइयां बांट रही थी। मेरे पास दस्त के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन है। उसने दवाओं का एक पत्ता निकाला। इसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, हर एक को 2 गोलियां। मेरे पास सर्दी और बुखार की दवा है। झाओ मई ने भी अपनी दवाएं आगे बढ़ा दी। सब कुछ संभाल कर रखो। चेन ने हमें याद दिलाया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इससे पे वह अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, नेबरहुड कमेटी। ऐसे समय में भी नेबरहुड कमेटी मौजूद है। चेन ने हमें दवाइयां छिपाने का इशारा किया, फिर दरवाजा खोलने चला गया। लियू बाहर एक पतले आदमी के साथ खड़ा था जिसने बाजू पर लाल पट्टी बांधी हुई थी। चेन, ये हमारी नई बनी सेल्फ रेस्क्यू कमेटी है, लियू ने हंसते हुए कहा। मैं सामान मैनेज करने और बांटने का इंचार्ज हूँ। खुद को डायरेक्टर बना लिया। तुम्हें क्या चाहिए? चेन ने रूखे लहजे में पूछा। बिल्डिंग में कोई बीमार है, उसे दवा की सख्त जरूरत है, पतले आदमी ने कहा। जिस किसी के पास भी दवा है उसे जमा करना होगा। हमारे पास कोई दवा नहीं है, जगह की तलाशी लो। लियू ने अपना हाथ हिलाया। कई आदमियों ने अंदर घुसने की कोशिश की। बेन ने दरवाजा रोक लिया। लियू, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा, लियू ने ताना मारा। यह बिल्डिंग जल्द ही मुर्दा घर बनने वाली है। अगर हमने कंट्रोल नहीं लिया तो सब मर जाएंगे। अपनी भलाई चाहते हो तो साथ दो, वरना। तभी नीचे शोर मच गया। कोई मर गया है। तीसरी मंजिल पर कोई मर गया। लियू के चेहरे के रंग बदल गए। उसके पास तलाशी लेने का समय नहीं था और वह अपने आदमियों के साथ जल्दी से नीचे चला गया। हम भी यह देखने के लिए उनके पीछे नीचे गए कि क्या हो रहा है। वही मरीज जिसकी पहले बात हो रही थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं। शरीर अकड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह खुली थीं। इसे बाहर फेंको, किसी ने चिल्लाकर कहा। कहाँ फेंकें? खिड़की से बाहर। यह बहुत गलत है। तो क्या हम इसे यहीं रखकर बीमारी फैलने का इंतजार करें? बहस के बीच में लियू ने बात शुरू की। इसे छत पर ले जाओ, वहां हवा आती है तो बीमारी नहीं फैलेगी। उसने हर किसी की तरफ देखा। अब से जो कोई भी बीमार पड़ेगा उसे अलग रखने के लिए छत पर भेज दिया जाएगा। ये कहते ही वहां हंगामा हो गया। क्या यह मौत की सजा जैसा नहीं है? छत पर कुछ भी नहीं है। एक बीमार व्यक्ति वहां कैसे बचेगा? लेकिन उन्हें हॉलवे में छोड़ना, लियू ने घूर कर देखा, ताकि हम सब एक साथ मर जाएं। किसी ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। 2 तगड़े आदमियों ने लाश उठाई और छत की तरफ चल दिए। जैसे ही वे वहां से गुजरे, मैंने देखा कि उस मरे हुए आदमी के नाखून काले पड़ गए थे और उसके मुंह के कोने पर अभी भी उल्टी लगी हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। उस दोपहर 3 और लोगों में लक्षण दिखने लगे। उल्टी, दस्त, बुखार। साफ है कि यह पेट की कोई गंभीर बीमारी है। यह पानी की वजह से है, शियाओ मई ने घबराकर कहा। बारिश का पानी देखने में साफ लगता है, लेकिन यह बाढ़ के पानी के साथ मिल गया है। यह पूरी तरह कीटाणुओं से भरा है। हम क्या करें? ऑर्डली ने पूछा। इसे उबालना ही होगा। अगर पहले छान लें तो और भी अच्छा रहेगा, श्याओ मई ने कहा। मैंने लोगों को सीधे बारिश का पानी पीते देखा है। कुछ लोग तो बारिश के पानी से अपने जख्म धो रहे थे। वह तो सीधे सीधे मौत को दावत देना था। यह जानने का भी कोई फायदा नहीं था। न तो गैस थी और न ही साफ बर्तन। बहुत से लोगों के पास बिना उबला पानी पीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शाम तक बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई थी। ब्रदर लियू ने लोगों को इकट्ठा करके उन सबको छत पर ले जाने का इंतजाम किया। जो भी मना करता उसे बेहोश करके घसीट ले जाते। प्लीज, मैं अभी और बर्दाश्त कर सकती हूँ, एक औरत सिसते हुए गिड़गिड़ाई। सबकी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग करना होगा, ब्रदर लियू ने बेरुखी से कहा जब उस औरत को घसीटा जा रहा था। मैं मरना नहीं चाहती, वह चिल्लाई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आवाज करे। सब जानते थे कि छत पर भेजे जाने का मतलब क्या है। न कोई छत, न कोई देखभाल, बस मूसलाधार बारिश में मर जाने का इंतजार। कमीने, अकियांग ने दांत पीसते हुए कहा। शांत रहो, ब्रदर चेन ने उसे रोका। मुसीबत मोल मत लो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात ढलने के बाद छत से धीमी कराने की आवाजें नीचे तक आ रही थीं। बारिश तेज और लगातार मेटल की चादरों पर गिर रही थी। बीच बीच में मदद के लिए एक कमजोर चीख सुनाई देती। बचाओ, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो आवाजें गलियारे में भूतों की तरह तैर रही थीं। रोंगटे खड़े हो जाते थे। आधी रात के बाद वे आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। मुझे समझ नहीं आया कि वे सो गए थे या वे अब कभी नहीं जागेंगे। बेन ने हमें इकट्ठा किया। हमें अभी निकलना होगा, लेकिन बाहर अभी भी बारिश हो रही है, शियाओ लियू ने चिंता से कहा। चेन ने नीचे की ओर इशारा किया। क्या तुमने गौर नहीं किया? जो बीमार पड़ रहे हैं वे बूढ़े हैं, कमजोर हैं और वे लोग हैं जिनके पास जमा किया हुआ खाना नहीं है। क्यों? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए वे मजबूरन बिना उबला पानी पीते हैं और कचरे में खाना ढूंढते हैं। चेन ने अपनी आवाज धीमी कर ली। हमारे पास खाना जमा है, इसलिए हम अभी टिके रह सकते हैं। ब्रदर लियू हमें छोड़ने वाला नहीं है। अकियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या वह यह करने की हिम्मत करेगा? और ऐसी क्या चीज है जो वह नहीं करेगा? चेन जोर से हंसा। अगर वह हमें बीमार करके छत पर भेज दे तो उसके पास एक बहुत अच्छा बहाना होगा।
तब तक हमारा सारा राशन पक्का उसका हो जाएगा। सब समझ गए, सामान पैक करो, जो कुछ भी ले जा सकते हो ले लो, चेन ने आदेश दिया। पहले राफ्ट नीचे उतारो, फिर लोग, जल्दी करो और चुप रहो। हमने चलना शुरू किया। हमने रस्सियों से राफ्ट को खिड़की से बाहर उतारा। जब वे पानी में गिरे तो जोर की आवाज आई। किस्मत से बारिश इतनी तेज थी कि शोर दब गया। औरतें पहले जाएंगी, चेन ने कहा। झाओ मई ने दवाइयों और थोड़े खाने से भरा एक बैग पकड़ा, जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके खिड़की से बाहर निकली। क्योंग नीचे उसकी मदद के लिए था। वे दोनों पहली राफ्ट पर चढ़ गए। राफ्ट पानी के बहाव में हिल रही थी और उसे देखकर ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वह आखिरकार रुक गई। अगला। तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। कोई बाहर है, शाओ लियू ने घबराकर कहा। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। बाहर कम से कम 3 या 4 लोग थे। यही वो जगह है, मैंने दिन में इन्हें छिपते हुए देखा था। क्या ये ब्रदर लियू के आदमी दरवाजा खटखटा रहे हैं? रुको, पहले सुनो। हम में से किसी ने भी आवाज नहीं निकाली। चेन ने ऑर्डली और शाओ लियू को नीचे उतरते रहने का इशारा किया। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लगता है कोई खटखटा नहीं रहा है। फिर से देखो, वहां कोई था। क्लिक। यह दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज थी। चेन ने अचानक दरवाजा जोर से खोल दिया। लोहे की रॉड सीधे सामने खड़े आदमी के सिर पर जा लगी। वह आदमी चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। अभी भागो। चेन दरवाजे पर खड़ा हो गया। सब लोग नीचे जाओ। मैंने अपना बैग पकड़ा और खिड़की से कूद गया। बर्फ जैसे ठंडे बाढ़ के पानी ने मुझे तुरंत निगल लिया। मैंने पानी के कई घूंट पी लिए थे, फिर आखिरकार मैं बाहर आ गया। ऑल्डली ने मुझे खींचकर राफ्ट पर बिठाया। शाओलियू पहले से ही दूसरी राफ्ट पर था। ब्रदर चेन कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। ब्रदर चेन खिड़की से नीचे कूद गए। उनके हाथ खून से लथपथ थे। जल्दी करो, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। ब्रदर लियू के आदमी खिड़की से बाहर झांक रहे थे और टॉर्च इधर उधर घुमा रहे थे। वे भाग गए। वे बच निकले। बचाओ ब्रदर लियू। अब हमने पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू किया और राफ्ट पानी के बहाव में जोर जोर से हिलने लगी। एक लहर हमसे टकराई और राफ्ट लगभग पलट ही गई थी। सब लोग मजबूती से पकड़कर रखो, नीचे झुके रहो, ब्रदर चेन चिल्लाए। बारिश मेरे चेहरे पर इतनी जोर से पड़ रही थी कि दर्द हो रहा था और मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था। हम सिर्फ अंदाजे से आगे बढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता हम कितनी देर तक बहते रहे। फिर राफ्ट जोरदार आवाज के साथ किसी चीज से टकराई। यह एक बिल्डिंग है। हम एक बिल्डिंग से टकराए। बिजली चमकी। मैंने देखा कि यह एक ऑफिस बिल्डिंग है। पानी सिर्फ दूसरी मंजिल के थोड़ा ऊपर तक पहुंचा था। यह सुरक्षित होनी चाहिए। ऊपर चलो, जल्दी। हम मेहनत करते हुए दूसरी मंजिल की खिड़की से अंदर गए। फर्श पर गिर पड़े और हांफने लगे। हमने कर दिखाया। क्या अभी सब ठीक है? ब्रदर चेन ने सबको चेक किया। मुझे लगता है मुझे बुखार है, शाओ लियू ने कमजोरी से कहा। फ्लैशलाइट की रोशनी में हमने देखा कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसका माथा पसीने से भीगा था। ये बुरा है। ऐसी जगह पर बुखार का मतलब मौत ही है। शाओ मई ने जल्दी से अपने बैकपैक की तलाशी ली। उसके पास बुखार की दवाएं और एंटीबायोटिक्स थीं। शाओ लियू ने कांपते हाथों से गोलियां निकली। सब चुप हो गए। हम इस नर्क से तो बच निकले थे, लेकिन बीमारी से नहीं बच पाए। खिड़की के बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। शहर अब बर्बाद हो चुका था और हम बस किसी तरह टिके हुए थे। छठे दिन शाओ लियू का बुखार उतरा, लेकिन वह इतना कमजोर था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हमें उस खाली ऑफिस बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस रूम मिला और हम वहीं रुक गए। अंदर कुछ टूटे हुए ऑफिस फर्नीचर थे और कम से कम वे हमें हवा और बारिश से बचा सकते थे। हमारा पानी लगभग खत्म हो गया है। ओल्ड ली ने सप्लाई चेक की। हमारे पास सिर्फ 2 दिनों का खाना बचा है। बाहर बारिश काफी कम हो गई थी, लेकिन बाढ़ का कहर अभी भी जारी था। खिड़की से बाहर देखते हुए पूरा शहर एक कीचड़ भरे पीले भूरे समुद्र में डूबा हुआ था। हमें बाहर जाना होगा और सप्लाई ढूंढनी होगी, ब्रदर चेन ने कहा। हम कहाँ ढूंढे? आक यांग ने पूछा। ब्रदर चेन ने दूर की तरफ इशारा किया। वहां एक मॉल है। वह एक ऊंची बिल्डिंग है। उसकी ऊपरी मंजिलें शायद डूबी नहीं होंगी। मॉल हमसे 500 मीटर दूर है, लेकिन इस बाढ़ में वह 500 मीटर की दूरी नामुमकिन जैसी है। राफ्ट अब और नहीं टिकेगी। उसने इसे चेक किया। फोम बोर्ड ढीले हो गए हैं और रस्सी टूटने ही वाली है। तो फिर हम तैर कर जाएंगे, ब्रदर चेन ने कहा। 2 लोगों को शाओलियू की देखभाल के लिए छोड़ो, बाकी सब मेरे साथ चलो। आखिरकार शाओमेई और लाओली पीछे रुक गए, जबकि ब्रदर चेन, आकियांग और मैं निकल पड़े। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। हम अभी थोड़ी ही दूर तैरे थे कि हमें ठंड लगने लगी। पानी में तैरती चीजें और भी बुरा हाल कर रही थीं। प्लास्टिक की थैलियां हमारे पैरों में लिपट रही थीं। लकड़ी के तख्ते हमारे सिर पर लग रहे थे और नरम गली सड़ी चीजें हमारे शरीर से छू रही थीं। ऐसी चीजें जिनके बारे में सोचने की भी हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आधे रास्ते में अचांग अचानक चिल्लाया। क्या हुआ? कुछ है। उसने मुझे काट लिया। वह बुरी तरह से हाथ पांव पटकने लगा और पानी के नीचे एक काली परछाई तेजी से गुजरी। ये कुत्ता है, ब्रदर चेन चिल्लाया। तैरो। वह बड़ा कुत्ता पानी में तड़प रहा था। भूख के मारे पागल होकर जो भी सामने आ रहा था उसे काट रहा था। अचांग की पिंडली पर काट लिया था और खून बह रहा था। हम किसी तरह तैरते हुए मॉल तक पहुंचे और टूटे हुए कांच के दरवाजों से अंदर चढ़ गए। मॉल की पूरी पहली मंजिल पानी में डूबी हुई थी। एस्केलेटर भी पानी के अंदर थे। हमने दीवार पकड़कर ऊपर का रास्ता बनाया। दूसरी मंजिल का नजारा हैरान करने वाला था। हर जगह लोग थे और साफ कहें तो रिफ्यूजी थे। फिर महिलाएं, बूढ़े और जवान सब एक साथ भरे हुए थे। हवा में पसीने, पेशाब और सड़न की बदबू थी। उन्होंने हमें अंदर आते देखा। दर्जनों आंखें एक साथ हमारी तरफ मुड़ी। नए आए हो? गंजा आदमी चलकर पास आया, जिसकी बांह पर नीले ड्रैगन का टैटू था। बस गुजर रहे हैं, थोड़ा खाना ढूंढ रहे हैं, ब्रदर चेन ने कहा। गंजे आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ के रूल जानते हो? कौन से रूल?
नए आने वालों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। गंजे आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। खाना, जरूरी सामान, तुम्हारे पास जो भी है वो दे दो, और अगर हम न दे तो। उसके पीछे 8-10 तगड़े आदमी खड़े हो गए। सबके हाथ में हथियार थे। फिर से यही। ब्रदर चेन कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन आचांग खुद को रोक न सका। भाड़ में जाए तुम्हारी प्रोटेक्शन मनी। उसने एक घूंसा मारा। गंजा आदमी समय रहते बच नहीं पाया और उसे सीधे चोट लगी। पकड़ो इन्हें। जगह पर तुरंत भगदड़ मच गई। आखिर आचांग एक फिटनेस कोच था। जब वह सीरियस हो गया तो उसने कुछ ही चालों में उनमें से 2 को गिरा दिया। उनकी संख्या ज्यादा थी और जल्द ही वे भारी पड़ने लगे। रुको, एक कड़क आवाज गूंजी। भीड़ छंट गई और 50 की उम्र का एक आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा चौकोर था और दब्बा काफी था। बॉस वांग। गंजा आदमी तुरंत इज्जत से झुक गया। बॉस वांग ने हमें देखा। नए दोस्तों, बुरा मत मानना, आजकल हर किसी के लिए समय कठिन है। उसने गंजे आदमी को घूर कर देखा। माफी मांगो। गंजे आदमी ने न चाहते हुए बड़बड़ाया। माफी चाहता हूँ, चलिए ऊपर चलकर बात करते हैं। बॉस वांग ने इशारा किया और उनके पीछे तीसरी मंजिल पर चले गए। यहाँ हालत बेहतर थी, कम लोग थे और साफ सफाई भी थी। बैठिए। बॉस वांग ने सोफे की तरफ इशारा किया। मेरा नाम वांग जियांगुओ है, मैं यहाँ सुपरमार्केट चलाता था। आप कहाँ से आए हैं? ब्रदर चेन ने जल्दी से बताया कि क्या हुआ था, और वांग जियांगुओ ने सिर हिलाया। मुझे पता है बॉस लियू, वह बहुत जालिम है। आपके लिए वहां से निकलना आसान नहीं रहा होगा। बॉस वांग मॉल संभालते हैं। संभालना नहीं कहेंगे, वांग जियांगुओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सबने बस मुझे चीजें मैनेज करने के लिए चुना है। यहाँ 300 से ज्यादा लोग हैं। खाना पानी साफ सफाई सब कुछ एक समस्या है। राशन का क्या हाल है? चौथी मंजिल पर सुपरमार्केट में अभी भी कुछ स्टॉक है, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने एक खिड़की के बाहर देखा। अगर बारिश नहीं रुकी और रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं आई तो उन्हें बात पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम सब समझ गए, आप रह सकते हैं, वांग जियांगुओ ने कहा। आपको नियम मानने होंगे और काम में मदद करनी होगी। किस तरह का काम? राशन जुटाना और व्यवस्था बनाए रखना। और उसने रुकते हुए कहा, लाशों को ठिकाने लगाना। लाशें? तभी मैंने गौर किया कि हालांकि मॉल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत कम बुजुर्ग या बच्चे दिखाई दे रहे थे। कुछ बीमारी से मर गए, कुछ भूख से, और कुछ को मार डाला गया। वांग जियांगुओ ने धीमी आवाज में कहा, यह हर दिन होता है। अगर हम उन्हें जल्दी नहीं हटाएंगे तो बीमारी फैल जाएगी। आप उनसे कैसे निपटते हैं? वांग जियांगुओ ने खिड़की के बाहर इशारा किया। उन्हें नीचे फेंक देते हैं। तरीका अजीब है, लेकिन असरदार है। हमें दवाई चाहिए। ब्रदर चेन ने कहा कि हमारा एक आदमी घायल है। दवाइयां सबसे कीमती चीज हैं। वांग जियांगुओ ने सिर हिलाते हुए कहा। सिवाय सिवाय क्या? चौथी मंजिल पर एक फार्मेसी है, लेकिन उस पर दूसरे ग्रुप का कब्जा है। वांग जियांगुओ ने आवाज धीमी की। उनके लीडर का नाम बाजी है। उसके साथ 20 से ज्यादा आदमी हैं, जो सबके सब खतरनाक अपराधी हैं। एक और इलाके की जंग। वे आपकी बात नहीं मानते। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। वांग जियांगुओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बस एक अस्थायी समझौता है। उनके पास फार्मेसी है और हम सुपरमार्केट देखते हैं। हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? बात? वांग जियांगुओ जोर से हंसे। कल किसी ने 10 एंटीबायोटिक गोलियों के बदले रोलेक्स घड़ी दी थी। आपके पास व्यापार करने के लिए क्या है? हम एक दूसरे को घबराहट में देखने लगे। हम भागने की इतनी जल्दी में थे कि थोड़े बहुत खाने के अलावा हम कोई कीमती चीज साथ नहीं लाए थे। एक रास्ता है। वांग झिंगुओ ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए कुछ करो। क्या? 5वीं मंजिल पर एक ज्वेलरी स्टोर है। वहां का सामान बेचकर काफी राशन मिल सकता है। वह जगह। उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही खुद को रोक लिया। उस जगह में क्या खराबी है? वहां भूत है। हिम ने बीच में बात काटते हुए कहा। कई लोग वहां गए और कभी वापस नहीं आए। किस तरह का भूत? चेन ने भवें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, वांग जियांगो ने कहा। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। बाकियों का कहना था कि उन्होंने एक साया देखा। खैर, जो भी हो, जो वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अंधविश्वास। ऐसी हालत में लोग यकीन करना चाहते हैं कि शायद यह सच हो। जाओ एक बार देख आओ, चेन ने कहा। क्या तुम सीरियस हो? वांग जियांगो की आंखें चमक उठीं। पहले हथियार तैयार रखो। हमने अपना सामान चेक किया। हम में से हर एक ने एक लोहे की रॉड ले ली। हमें कुछ फ्लैशलाइट्स भी मिल गईं। 5वीं मंजिल बहुत शांत थी, डरावनी हद तक शांत। गलियारे के दोनों तरफ दुकानें थीं। उनके दरवाजे पूरी तरह खुले थे और अंदर सब बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले ही लूटा जा चुका है। ज्वेलरी स्टोर एकदम आखिर में था और उसका कांच का दरवाजा बिल्कुल सही सलामत था। अजीब है, आचियांग ने कहा। बाकी सारी दुकानें तोड़ी गई थीं। यह सही सलामत क्यों है? यह वाकई अजीब था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, वह लॉक था और हम उसे खोल नहीं पाए, चेन ने कहा। आचियांग ने एक लोहे की रॉड से उसे कुछ बार खुरचा तो लॉक खुल गया। एक भयंकर बदबू बाहर की तरफ आई। हमने फ्लैशलाइट अंदर की तरफ घुमाई और फर्श पर कई लाशें बिखरी हुई देखीं। उन्हें देखकर लगता था कि उन्हें मरे हुए काफी समय हो चुका है। कुछ शरीर सड़ने लगे थे। तो ये वही लोग हैं जो कभी वापस नहीं आए। वे कैसे मरे? मैं जांच करने के लिए नीचे बैठा। शरीर पर कोई निशान नहीं थे। जहर। केन ने कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक गैस सिलेंडर था जिसका वॉल्व खुला था। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। मैं समझ गया। उन्होंने लोगों को अंदर बुलाया, फिर जहरीली गैस छोड़ दी। ऐसा घटिया काम कौन करेगा? जैसे ही उसने ये कहा, हमने पीछे एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। हम पीछे मुड़े और देखा कि दरवाजे पर एक छोटी दुबली पतली औरत खड़ी थी। वह 30 साल के आसपास की थी, जिसने मॉल की सेल्स क्लर्क वाली यूनिफॉर्म पहनी थी। क्या तुम भी चीजें चुराने आए हो? हम? वह अचानक चिल्लाई और उसने अपने हाथ में एक लाइटर उठा लिया।
तुम सब मरने के लायक हो। वे गैस जलाने वाली थी। कुछ भी गलत मत करो, चेन ने कहा, धीरे धीरे पास आते हुए। और पास मत आना, औरत पागलों की तरह चिल्लाई। ये मेरी दुकान है, मैं इसकी मालकिन थी, तुम लुटेरे नहीं हो। मैंने समझाने की कोशिश की, झूठे, तुम सब झूठे हो, वह रोते हुए चिल्लाई। मेरा पति खाना ढूंढने बाहर गया था और उन्होंने उसे मार डाला। मेरी बेटी भूख से मर गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने उनके साथ ऐसा किया। मेरा पति और मेरी बेटी पहले ही मर चुके हैं। शांत हो जाओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उस औरत ने दुखी होकर हंसते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है, चलो सब एक साथ मर जाते हैं। उसने लाइटर जलाया। क्लिक, चेन ने झपट्टा मारा और लाइटर छीन लिया। वह औरत चिल्लाई, हाथ पैर मारती रही, जब तक कि अचांग ने उसे दबोच नहीं लिया। तुम मुझे मरने क्यों नहीं देते? क्यों? वह ढीली पड़ गई, अपना सिर पकड़कर रोने लगी। गैस सिलेंडर बंद करो, उसने हवा के लिए खिड़कियां खोल दी। अब क्या? अचांग ने पूछा। उसे नीचे ले चलो, और कहा। हम उस औरत को नीचे ले आए। उसने अब कोई विरोध नहीं किया, वह बस रोती रही। हुआंग जियांगुओ हमें सुरक्षित वापस देखकर हैरान था। क्या वाकई कोई भूत है? नहीं, वह भूत नहीं था। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था। हुआंग जियांगुओ ने आह भरी। एक और बेचारा इंसान, इस दुनिया ने सबको पागल कर दिया है। उस दवाई का क्या जो तुमने वादा की थी? यह लो। उसने एंटीबायोटिक्स की एक छोटी बोतल निकाली। इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। उसने शुक्रिया कहा और चला गया। दूसरी मंजिल पर वापस उस औरत को एक कोने में बैठा दिया गया। किसी ने उसे थोड़ा पानी और खाना दिया। उसने लेने से मना कर दिया और बस वहां बैठी रही। उस जैसी और भी बहुत से लोग हैं। हमारे बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा, वे अपने परिवार खो देते हैं, टूट जाते हैं और पागल हो जाते हैं। उसने अपने गले पर हाथ फेरकर मरने का इशारा किया। रात में हमने बारी बारी से पहरा दिया। सुबह के करीब वह औरत अचानक खड़ी हुई और खिड़की की ओर चल दी। नहीं, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद को बाहर फेंक दिया और अंधेरे बाढ़ के पानी में गायब हो गई। पानी में गिरने की आवाज तक नहीं आई। मैं खिड़की के पास चुपचाप खड़ा रहा, ऐसी भावनाओं से भर गया जिन्हें मैं बोल नहीं सकता था। यह दुनिया का अंत था। लोग बाढ़ या भूख से नहीं मर रहे थे, बल्कि उदासी से। सुबह हुई, इमारत से 2 और लाशें फेंकी गईं। एक बूढ़ा आदमी था जो भूख से मर गया था, और दूसरा एक बच्चा था जो बीमारी से मर गया था। जो लोग अभी जिंदा थे वे सुन पड़ चुके थे। यह ऐसे ही नहीं चल सकता था। बेन ने कहा कि हमें खुद को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कैसे? ओल्ड ली ने मायूसी से कहा। पानी इतना ऊपर है तो हम आखिर कहाँ जा सकते हैं? नाव बनाओ, मैंने अचानक कहा, और सब मेरी तरफ देखने लगे। मॉल में बहुत सारा सामान है, हम एक बड़ी नाव बना सकते थे। मैं जितना ज्यादा बोल रहा था उतना जीना जा रहा था, उतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था। प्लास्टिक के बैरल को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करो, लकड़ी के तख्तों को ढांचे के लिए इस्तेमाल करो। अगर यह काफी मजबूत हुई तो यह दर्जनों लोगों को ले जा सकती है। लोगों को? हम इसे लेकर कहाँ जाएंगे? उत्तर में ऊंची जमीन की तरफ या सीधे बहाव की दिशा में? हमें कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां बाढ़ न आई हो। उम्मीद, चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, उम्मीद तो होती है। चलो इसे करते हैं। अकियांग सबसे पहले राजी हुआ और ओल्ड ली ने भी हामी भर दी। झाओ मेई ने कहा, यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से ये बेहतर है। चेन ने सिर हिलाया। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन हमें इसे सीक्रेट रखना होगा। हम बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चलने दे सकते। हमारे चारों तरफ मौजूद उन मायूस आंखों को एक बार देखना ही काफी था। एक बार उन्हें पता चल गया कि नाव है तो वे किसी भी कीमत पर इसके लिए लड़ेंगे। फिर हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और बात जान बचाने की थी। इंसानियत उस वक्त सबसे कम कीमती चीज थी। 7वें दिन नाव बनाने का काम चुपचाप शुरू हो गया। हमें एक अलग कमरा मिला और हमने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। प्लास्टिक के बैरल, फोम के डिब्बे, लकड़ी के तख्ते, रस्सियां, हम जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे वह सब ले आए। यह काम नहीं करेगा, मैंने प्लान बनाते हुए कहा। यह पानी में टिक नहीं पाएगी और वजन सहने की क्षमता बहुत कम है। तो हम क्या करें? मुझे एक ख्याल आया। क्या मॉल में हवा भरने वाले स्विमिंग पूल हैं? मुझे लगता है स्पोर्ट्स गुड्स की दुकान में होंगे। झाओ मेई ने कहा। बहुत बढ़िया, उन पूल को बेस की तरह इस्तेमाल करो और पीछे के हिस्से में प्लास्टिक बैरल बांध दो। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछा दो। प्लान के हिसाब से यह 20 लोगों को ले जा सकती है। हर कोई काम में जुट गया। आप निराशा के बीच उम्मीद देखते हैं। सबसे कमजोर उम्मीद भी लड़ने के लायक होती है, लेकिन कोई भी सीक्रेट हमेशा छिपा नहीं रहता। उस दोपहर वांग जियानगुओ हमें ढूंढते हुए आया। मैंने सुना है तुम लोग नाव बना रहे हो। चेन कुछ नहीं बोला। रिलैक्स करो। वांग जियानगुओ मुस्कुराया। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ। असल में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मेरे पास 300 से ज्यादा लोग हैं। मैं उन सबको नहीं बचा सकता, उसने दुखी होकर कहा। लेकिन हमें फिर भी कुछ लोगों को मौका देना होगा। हमें और लोगों की जरूरत है। मेरे पास लोग हैं। क्या हम साथ मिलकर काम करें? पेंगी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है। नाव में ज्यादा से ज्यादा 30 लोग ही आ सकते हैं। यह काफी है। मैं कुछ मजबूत और फिट लोगों को चुनूंगा। जहां तक बुजुर्गों, कमजोरों, बीमारों और अपाहिज लोगों की बात है, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसका मतलब साफ था। यह एक बहुत मुश्किल फैसला था। ज्यादा लोगों की मदद से काम बहुत तेजी से होने लगा, लेकिन साथ में मुसीबत भी आ गई। उन्हें नाव पर चढ़ने का मौका क्यों मिल रहा है उसे भी जाना है। यह ठीक नहीं है। जैसे ही ये खबर फैली, भीड़ गुस्से में पागल हो गई। वांग जियानगुओ सीढ़ियों पर खड़ा था। नाव छोटी है और लोग बहुत ज्यादा हैं। हम सब नहीं जा सकते। जो कोई भी यहाँ रुकने के लिए तैयार होगा उसे जरूरी सामान पहले मिलेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बकवास। वह सामान कितने दिन चलेगा? सही बात है,
हम सब जिंदा रहना चाहते हैं। हालात और ज्यादा खराब होते गए। अचानक भीड़ में से एक ईंट आई और सीधे वांग जियांगो के माथे पर लगी। खून बहने लगा। किसी को मार दिया गया है। सब कुछ पूरी तरह से बिखर गया। लोग सामान लूटने और दुकानें तोड़ने लगे। कुछ ने इस अफरा तफरी का फायदा बदला लेने के लिए उठाया, तो कुछ ने मौके का फायदा उठाया। नाव पकड़ो पेंगे चिल्लाया। हम वेयर हाउस की तरफ दौड़े। बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का एक समूह नाव को तोड़ रहा था और सामान के लिए लड़ रहा था। रुको, किसी ने नहीं सुना। अक्योंग आगे बढ़ा और उनमें से एक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बाकी लोगों ने तुरंत पलटवार किया। हाथापाई में किसी ने तेल का ड्रम गिरा दिया और उसमें आग लग गई। लपटें तेजी से फैलने लगीं। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक और फोम बहुत जल्दी आग पकड़ लेते थे। हर तरफ घना धुआं छा गया, जिससे हमारी आंखें खोलने में भी दिक्कत हो रही थी। भागो, लोग हर तरफ भागने लगे। वे एक दूसरे को कुचल रहे थे और धक्का दे रहे थे। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने झाओ मेई को पकड़ा और बाहर की तरफ भागा। हमारे पीछे आग की लपटें उठ रही थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि कोई गायब है। झाओलियू कहाँ है? धत तेरे की, वह अभी भी तीसरी मंजिल पर है। झाओलियू पहले से ही कमजोर था। उसके लिए बाहर निकल पाना नामुमकिन था। मैं वापस आग के बीच भागा। धुआं इतना घना था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। झाओलियू खांसते हुए, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज का पीछा करते हुए मैंने उसे ढूंढ लिया। वह सीढ़ियों के पास गिरा पड़ा था। धुएं की वजह से मैं लगभग मर चुका था। मैंने उसे खींचा और भागा। आग पीछे भड़क रही थी। आखिरकार हम आग से बाहर निकल आए। हम दोनों कालिख से भरे हुए थे। शाओ लियू ने कमजोर आवाज में कहा, शुक्रिया। आग फैलती गई और पूरे मॉल को एक बड़ी मशाल में बदल दिया। लोग दूसरी मंजिल पर ठुंसे हुए थे। कहीं जाने का रास्ता नहीं था। हमारे ऊपर आग थी और नीचे पानी। कूदो, किसी ने घबराकर चिल्लाकर कहा। नीचे कूदने का मतलब है मरना। जलना है या डूबना, चुन लो। वे अपना होश खो बैठे थे। वे सभी लोग इमारत से कूदने लगे। एक के बाद एक वे किसी सामान की तरह पानी में गिर रहे थे। फिर किसी ने उसे पकड़ा जो कूदने ही वाला था। पानी की लहरें बहुत तेज हैं। अगर कूदोगे तो मर जाओगे। तो फिर क्या? बस यहाँ इंतजार करें और जलकर मर जाएं। धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग तो दम घुटने से गिर भी चुके थे। उसे अचानक याद आया कि छत पर एक पानी की टंकी है। हम थोड़ी देर के लिए वहां छिप सकते थे। अभी भी एक मौका था। सब लोग सीढ़ियों की तरफ दौड़े, एक दूसरे को धक्का देते और कुचलते हुए। चीखों की एक और लहर गूंज उठी। हमने एक दूसरे को सहारा दिया और ऊपर जाने की कोशिश की। सीढ़ियां धुएं से भरी थीं। हर कदम नर्क जैसा लग रहा था। आखिरकार हम छत पर पहुंच गए। 100 से ज्यादा लोग उस छोटी सी छत पर ठुंसे हुए थे। देखो, हम फंस गए। आग भड़क रही थी और घना धुआं आसमान में जा रहा था। सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। ऑर्डली जमीन पर गिर पड़ा। नाव चली गई थी। सारा सामान खत्म हो गया था और अब हमारी जगह भी खत्म हो गई। हम आज नहीं तो कल मरने ही वाले हैं। अच्छा होगा कि काम जल्दी खत्म कर लें। आदमी छत के किनारे खड़ा हो गया। उसने कड़वी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा। इस खराब दुनिया में जिंदा रहने का क्या मतलब है? फिर उसने छलांग लगा दी। यह किसी बाढ़ के दरवाजे खुलने जैसा था। एक के बाद एक लोग कूदने लगे। बस करो, चेन चिल्लाया। तुम सब शांत हो जाओ। औरत चिल्लाई, पागलों की तरह। मेरा बच्चा भूख से मर गया। मेरा पति बीमारी से मर गया। अब मैं जलकर मरने वाली हूँ। तुम चाहते हो मैं शांत हो जाऊं? वह भी कूद गई। हताशा किसी बीमारी की तरह फैल गई। जीने के लिए एक वजह चाहिए थी, मरने के लिए नहीं। देखो वो क्या है? चाओ मई ने अचानक दूर इशारा किया। अंधेरे से इंजन की धीमी आवाज आ रही थी। वह एक नाव है। एक नाव आ रही है। बचाव दल की नाव दिखाई दी। फिर एक दूसरी आई। तीसरी वाली रेस्क्यू टीम थी। छत पर लोग सिसकने और खुशी मनाने लगे। कुछ लोग घुटनों के बल गिर गए और जमीन पर अपना सिर रखकर दुआ मांगने लगे। कुछ लोग अपने सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। हम मुसीबत से बच गए थे। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। लोग अपनी पूरी ताकत से हाथ हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे। रेस्क्यू बोट मॉल के और करीब आ गई। रेस्क्यू करने वाले मेगाफोन पर चिल्लाए, शांत रहें, हम अभी ऊपर आ रहे हैं। एक रस्सी की सीढ़ी नीचे गिराई गई। रेस्क्यू करने वाले छत पर चढ़ गए। यहाँ अभी कितने लोग बचे हैं? 123। वांग जियांगुओ ने अपने सिर के घाव को पकड़ रखा था। वह असल में अभी भी जिंदा था। ग्रुप्स में बाहर निकले। बुजुर्ग और महिलाएं पहले जाएं। सब कुछ किसी चमत्कार की तरह वापस ठीक हो गया। जो लोग अभी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, अब बात मानकर कतार में लग गए। उम्मीद के साथ इंसानियत फिर से जीवित हो गई। फिर हमारी बारी आई। क्या आप सब साथ हैं? बचाव कर्मी ने पूछा। हाँ, ब्रदर चेन ने कहा। हम 6 लोग सवार हुए और रेस्क्यू बोट में बैठ गए। जैसे जैसे हमने बर्बाद मॉल को दूर होते देखा, ऐसा लगा जैसे यह बहुत पुरानी बात हो। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। आधुनिक शहर नर्क बन चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने रेस्क्यू करने वाले से पूछा। अस्थायी शेल्टर, स्टेडियम। उसने कहा कि वह ऊंची जगह पर है जहां सरकार ने बचाव का काम शुरू किया है। सरकार, यह शब्द सुने मुझे कितना समय हो गया था। दूसरी जगहों पर क्या हाल है? रेस्क्यू करने वाला एक पल के लिए चुप रहा। कुछ ठीक नहीं है। बारिश बहुत ही ज्यादा थी। आधे से ज्यादा इलाका बाढ़ में डूबा है। सब ठीक हो जाएगा, है ना? शाओ मई ने उम्मीद से पूछा। हो जाएगा, उसने कहा। बारिश रुक चुकी थी। तब मुझे महसूस हुआ कि सच में अब बारिश नहीं हो रही थी। काले बादल थोड़े छंट गए, जिससे वह सूरज की रोशनी दिखाई दी जो हमने काफी समय से नहीं देखी थी। पानी बिखरे हुए सोने की तरह चमक रहा था। यह इतना खूबसूरत था कि रोने का मन करे।
रेस्क्यू बोट मलबे के बीच से गुजर रही थी। मुझे लगा सबसे बुरा दौर बीत चुका था जब तक मैंने शहर की असल हालत नहीं देखी। हर जगह तबाही के निशान थे और ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थीं। कारें पहाड़ों की तरह एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। फर्नीचर पानी पर तैर रहा था, उन चीजों के साथ जिनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था। इधर मत देखो, एक बचाव कर्मी ने कहा, लेकिन मैं कैसे न देखता। ये वह शहर था जहां मैं 30 साल से ज्यादा से रह रहा था। अब यह पूरी तरह से बदल गया था। सारी जानी पहचानी जगहें गायब हो चुकी थीं। सेंट्रल स्क्वायर एक झील बन गया था। पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट एक नदी बन गई थी। मेरा बिल्डिंग मटेरियल मार्केट भी शायद खत्म हो चुका था। वहां कितने बचे हुए लोग हैं? चेन ने पूछा। कहना मुश्किल है, रेस्क्यूअर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वे बहुत दूर दूर तक फैले हैं, कुछ ऊंची इमारतों में छिपे हैं, कुछ ऊंचे इलाकों में फंसे हैं। हम जितने लोगों को बचा सकते हैं बचा रहे हैं। जैसे ही हम एक ऑफिस बिल्डिंग के पास से गुजरे, छत पर मौजूद लोग लाल कपड़े हिला रहे थे, बचाए जाने का इंतजार कर रहे थे। कैप्टन ने रेडियो पर कहा, पहले जगह नोट कर लो, हम बाद में वापस आएंगे। पहले इस ग्रुप को सुरक्षित जगह ले चलो। तो क्या हम उन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हैं? हमारी उलझन को देखते हुए रेस्क्यूअर ने समझाया, नाव छोटी है, अगर हमने ज्यादा लोड डाला तो यह पलट जाएगी। हमें लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ले जाना होगा। यह एक सख्त लेकिन सही फैसला था। आधे घंटे बाद पानी का लेवल कम होने लगा। कुछ इमारतों की तीसरी और चौथी मंजिलें पानी के ऊपर दिखाई देने लगी। आप खिड़कियों के पीछे लोगों को हिलते हुए देख सकते थे। हम लगभग पहुंच ही गए थे। दूर एक ऊंची जगह दिखाई दी, वह टीचर्स कॉलेज था। फिर भी जैसे जैसे हम पास गए मेरा दिल भारी होता गया। किनारा लोगों से भरा हुआ था। चीखें, मदद के लिए पुकार और बहसें सब एक साथ सुनाई दे रही थीं। अस्थायी टेंट लगा दिए गए थे जो दूर दूर तक फैले हुए थे। इतने सारे लोग। शियाओ मेई ने एक गहरी सांस ली। ये तो बस कुछ ही है, रेस्क्यूअर ने कहा। जो यहां तक पहुंच गए वही किस्मत वाले हैं। असाल्ट बोट किनारे पर पहुंची। स्टाफ तुरंत हमारे नाम, उम्र और पुराने पते रजिस्टर करने के लिए आ गया। क्या किसी को बुखार, दस्त या उल्टी है? वहां जाकर सामान ले लो। एक इंसान को एक ही हिस्सा मिलेगा, इसके लिए लड़ना मत। समझे? हमारी बारी आई। हमें एक पानी की बोतल, 2 स्टीम्ड बंस और अचार वाली सब्जियों का एक पैकेट मिला। इतना ही था। अक्योंग ने भौहें सिकोड़ी। शुक्र मनाओ, सामान बांट रही महिला ने कहा। यहाँ हजारों लोग हैं। हम लकी हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ तो है। वह सही कह रही थी। जहां भी हमने देखा लोगों की भीड़ थी। आदमी, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब फटे पुराने कपड़ों में थे। उनकी आंखों में खालीपन था। हमने एक खाली जगह ढूंढी और बैठ गए। जमीन गीली थी, पर किसी को परवाह नहीं थी। अब हम क्या करेंगे? लाओली ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। हम बच तो गए थे, पर अब क्या? हमारे घर जा चुके थे, हमारा सामान जा चुका था। बहुत से लोगों ने तो अपनों को भी खो दिया था। सब ठीक हो जाएगा, शियाओ मेई ने सबको हिम्मत देते हुए कहा। सरकार इंतजाम कर देगी। लेकिन एक नजर चारों तरफ डालते ही साफ था कि सरकार भी एक हद तक ही मदद कर सकती है। इतनी बड़ी मुसीबत और इतने सारे पीड़ितों के साथ। यह अपने आप में एक चमत्कार था कि चीजें पूरी तरह से बिगड़ी नहीं थीं। रात होते होते हालात और खराब हो गए। काफी टेंट नहीं थे, इसलिए ज्यादातर लोगों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। टेम्परेचर तेजी से गिरा और फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई। थोड़ा पास हो जाओ, सब लोग सिमट कर बैठो, धक्का देना बंद करो। अगर और धक्का दिया तो मैं पानी में गिर जाऊंगी। मेरा कंबल किसने लिया? इस अफरा तफरी में बहस बढ़ती ही जा रही थी। तुम बाहरी लोग हमारी जगह ले रहे हो। बकवास। तुम लोग अभी भी इस मुश्किल के बीच में लोगों को लोकल और बाहरी में बांट रहे हो। बिल्कुल बांटेंगे। यह हमारा शहर है। लोकल और बाहरी लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लोकल लोगों को लगा कि बाहरी लोग उनके सामान छीन रहे हैं, जबकि बाहरी लोगों को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। धक्का मुक्की जल्दी ही लड़ाई में बदल गई। रुको, सब लोग रुक जाओ। सब कुछ कंट्रोल करने के लिए वहां काफी लोग नहीं थे। बदमाशी आग की तरफ फैल गई। कुछ लोगों ने चोरी करने का मौका ढूंढ लिया, जबकि दूसरों ने इस कंफ्यूजन का फायदा उठाया। अपने सामान का ध्यान रखो, चेन ने ध्यान देते हुए कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाओली का बैग छीन लिया गया था और उसके पास जो कुछ भी था वह सब उसी में था। रहने दो, मैंने उसे रोकते हुए कहा। तुम्हें वह वापस नहीं मिलेगा। लाओली नीचे बैठ गया। उसके बूढ़े चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह मेरी पत्नी की फोटो थी, सिर्फ वही बची थी मेरे पास। लेकिन उसके जैसी कहानियां यहाँ हर जगह थी, हजारों और लाखों कहानियां। रात के दूसरे पहर में बेचैनी थोड़ी कम हुई। लोग थक चुके थे, हर कोई थक गया था। मैं चेन के सहारे टिक गया, अपने चारों ओर रोने, खांसने और कराहने की आवाजें सुन रहा था। मैं सो नहीं सका। चेन, यह किस तरह की आफत है? उसने एक सिगरेट का टुकड़ा सुलगाया जो उसे मिला था। इवान आपा खो देता है और हम भुगतते हैं। क्यों? इसका कोई क्यों नहीं है, उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। यह ऐसा है जैसे पूछना कि बाढ़ क्यों आती है। यह बस आ जाती है। खामोशी। तुम्हें पछतावा है? उसने अचानक पूछा। अगर हमने तब भागने की कोशिश न की होती तो क्या हमें इस तरह भुगतना न पड़ता? मैंने इस बारे में सोचा। नहीं, मुझे पछतावा नहीं है। कम से कम हमने कोशिश तो की। उसने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया। जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद अब भी बाकी है। सच है, यहाँ उम्मीद बहुत बड़ी बात लगती थी। सुबह हो गई। अनाउंसमेंट शुरू हुआ। ध्यान दें, सभी पीड़ित लोग, नाश्ता बांटा जा रहा है। कृपया लाइन में आ जाएं। मेडिकल स्टेशन ईस्ट जोन में है। अगर आप बीमार हैं या घायल हैं तो कृपया जल्दी इलाज करवाएं। गायब हुए लोगों के नोटिस बोर्ड पर लगाए जा सकते हैं। हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। हम 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे और हमें पतला दलिया और अचार वाली सब्जियां मिलीं। यह इतना पतला था कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते थे, लेकिन ये गर्म था, इसलिए हम शुक्रगुजार थे। चेन ने कहा। सोचो, 1 हफ्ते पहले किसने सोचा होगा कि हम गर्म दलिया पी रहे होंगे? वह सही कह रहा था।
जैसे ही मैंने दलिया पिया, मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो कूद गए थे, डूब गए थे या जलकर मर गए थे। हम जिंदा बचने के बहुत करीब थे, बस इतना ही करीब। देखो, झाओ मई ने दूर इशारा किया। हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ गया। यह सामान से भरा एक बड़ा कार्गो नेट ले जा रहा था। भीड़ जोश में आ गई। सामान सामान आ गया है। हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरा। यह और दूर उड़ गया। वे हमें ये क्यों नहीं दे रहे हैं? जरूर उनकी वहां कोई जरूरत होगी। यह सही नहीं है। चारों तरफ शिकायतें शुरू हो गईं। सच तो यह था कि सब जानते थे कि राशन सीमित है और उन्हें सबसे पहले सबसे जरूरी जगहों पर जाना था। लेकिन यह जानना एक बात थी, उसे मानना दूसरी बात। दोपहर में सूरज निकल आया। धूप जिसे हमने इतने समय से नहीं देखा था, हमारी त्वचा पर गर्म महसूस हुई। पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ इमारतें फिर से दिखाई देने लगी। पानी कम हो रहा है। री ने खुशी मनाई। फिर इसके साथ एक और बड़ी समस्या आ गई। जैसे जैसे पानी नीचे उतरा, कीचड़ में चीजें बाहर आ गईं और लाशों की बदबू फैलने लगी। उनसे जल्दी निपटना जरूरी था। मेडिकल स्टाफ व्यस्त हो गया, नहीं तो बीमारी फैल जाती। उस दोपहर उन्होंने वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू की। स्वस्थ पुरुषों को सफाई में मदद करने के लिए कहा गया। मुआवजा भी था। मुआवजा था एक्स्ट्रा खाना। हम 6 के 6 लोगों ने साइन अप किया। काम आसान था। कचरा साफ करो, लाशों को हटाओ। यह घिनौना, थका देने वाला और खतरनाक था, फिर भी थोड़े से खाने के लिए। हर कोई यह मौका पाने के लिए लड़ रहा था। मुझे ट्रांसपोर्ट टीम में रखा गया था और यह पहली बार था जब मैं इतनी सारी लाशों के इतने करीब था। मेरा पेट खराब हो रहा था। उल्टी करने के बाद मैं जल्दी से काम पर वापस आ गया। टीम लीडर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हमें आज यह इलाका साफ करना है, उसने कहा और एक मशीन की तरह लाशों को हटाने लगा। हमने ये नहीं सोचा कि वे कौन थे या उनकी क्या कहानी थी। वे बस नंबर थे। एक बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी। जब तक सूरज पश्चिम में डूबने लगा, मैं पहले ही सुन्न हो चुका था। आज के लिए इतना ही टीम लीडर। मैं कल वापस आऊंगा अपना राशन लेने के लिए। 2 स्टीम्ड बंस, अचार वाली राई का एक पैकेट और एक बोतल पानी। नॉर्मल राशन से 2 गुना। यह सब करने लायक है? अचांग ने बन खाते हुए कहा। क्या यह सच में लायक था? उस रात मुझे बुरे सपने आए। मैंने सपना देखा कि वो लाशें जिंदा हो गई हैं। मुझसे पूछ रही थीं कि मैं अभी भी जिंदा क्यों हूं। जब मैं झटके से जागा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। बहुत से लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, नींद में बातें कर रहे थे। जिंदा लोग भी नरक से गुजर रहे थे। वे ठीक हो जाएंगे, शियाओ मई ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता था कि वह किसे दशा दिला देने की कोशिश कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा। तारों से भरे आकाश को देखते हुए तारों से बार महसूस किया कि वे कितनी दूर थे, बिल्कुल उस जिंदगी की तरह जो हमारे पास हुआ करती थी, जिसमें हम कभी वापस नहीं जा सकते थे। 10वें दिन किसी जादू की तरह बारिश आखिरकार पूरी तरह रुक गई। सूरज तेज चमक रहा था और पानी का स्तर इतनी तेजी से गिर रहा था कि साफ दिख रहा था। एक दिन में 1 मीटर से ज्यादा नीचे जा सकता था। इस रफ्तार से हम 1 और हफ्ते में जमीन देख लेंगे, ब्रदर चेन ने कहा। लेकिन कोई भी इसके बारे में खुश नहीं हो सका। जैसे जैसे पानी कम हुआ, हर जगह तबाही दिखाई देने लगी। कीचड़ हर चीज पर जमा था। घर गिर चुके थे, कारें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं और पेड़ जमीन पर बिखरे पड़े थे। सबसे डरावना हिस्सा वे अनाउंसमेंट थे, जो और भी लोगों को बुला रहे थे। सफाई का काम तेजी से करना था। अनाउंसमेंट दिन में कई बार होते थे और ज्यादा से ज्यादा लोग साइन अप कर रहे थे। किसी और वजह से नहीं, बस उस एक्स्ट्रा राशन के लिए। मैं ट्रांसपोर्ट टीम में बना रहा। इन पिछले कुछ दिनों के बाद मुझे इसकी आदत हो गई थी, या शायद मैं सुन्न हो गया था। आज हम सेंट्रल हॉस्पिटल साफ कर रहे हैं। टीम लीडर ने कहा, तैयार हो जाओ, अस्पताल बुरी तरह बर्बाद हुआ है। उस वक्त बहुत से लोग वहां भागे थे। जब हमने इमरजेंसी हॉल के दरवाजे खोले तो जो बदबू आई उससे हम लगभग बेहोश हो गए। अंदर मैंने जो देखा वह कुछ ऐसा है जिसे मैं फिर कभी नहीं देखना चाहता। हिम्मत रखो, कप्तान ने कहा। हालांकि टीम लीडर खुद कांप रहे थे। हम हर घंटे अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। वह 1 घंटा एक सदी जैसा लंबा लग रहा था। बाहर निकलने के बाद सबने उल्टी कर दी। लानत है, किसी ने सिसकते हुए कहा, पूरी तरह से टूटकर। किसी ने उसे दिलासा देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई टूटने की कगार पर था। दोपहर में कुछ अजीब हुआ। वॉलंटियर का सामान ले जाते समय हाथ कट गया और जख्म गंदे पानी के संपर्क में आ गया। 2 घंटे बाद उसे बुखार आ गया। उसे अभी मेडिकल स्टेशन ले जाओ। लेकिन मेडिकल स्टेशन भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हमारे पास दवाइयां कम थीं, सामान कम था और स्टाफ भी कम था। उस रात वह आदमी मर गया। हर कोई दस्ताने पहने और चेहरा ढके हुए था। टीम लीडर ने बोल दिया कि जो कोई उनकी बात नहीं मानेगा, अपने हाल का वो खुद जिम्मेदार होगा। दस्ताने और मास्क खाने से भी ज्यादा कीमती थे। उन्होंने हमारे हाथों पर कपड़े की पट्टियां लपेटी। उन्होंने हमारे चेहरों को ढकने के लिए कपड़े फाड़ दिए। ब्रदर चेन को एक तरकीब सूझी। ये देसी तरीका था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था। 12वें दिन आखिरकार अच्छी खबर आई। बड़े अफसरों ने मेडिकल टीम और सामान भेजा था। और वाकई उस दोपहर हमने गाड़ियों की एक लंबी लाइन अंदर आते देखी। मिलिट्री के ट्रक एक के बाद एक अंदर आए। सामान बांटने की जगह 10 कर दी गई। हर कोई रोजमर्रा की जरूरत का सामान ले सकता था। लाइन इतनी लंबी थी कि जहां तक नजर जाए बस लाइन ही दिख रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। उम्मीद ने लोगों को फिर से ठीक बना दिया। हमें तौलिए, साबुन, साफ सफाई का सामान और साफ कपड़े मिले। हम आखिरकार नहा पाए। शाओ मेई इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहाने की अस्थायी जगह के सामने लंबी लाइन लग गई। पानी ठंडा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। पिछले कुछ दिनों की गंदगी धुलने से मेरा पूरा शरीर हल्का लग रहा था। यह यकीन ही नहीं हो रहा था।
अकियांग ने कहा, 10 दिन पहले किसने सोचा होगा कि नहाना भी इतनी बड़ी बात हो जाएगी। उस रात अलाव जलाए गए, कुछ लोग गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। मुसीबत से बचने की खुशी भीड़ में फैल गई। हम वाकई बच गए। और ली ने खुद से बुदबुदाया। हाँ, ब्रदर चेन ने सिगरेट जलाते हुए कहा, हम बच गए। लेकिन आगे क्या? अपने घरों को फिर से बनाना। ब्रॉडकास्ट पर एक आवाज आई, हम अपने घर फिर से बनाएंगे। फिर से बनाना कहने में आसान था, लेकिन हमारे चारों तरफ मलबे को देखते हुए इसमें कितना समय लगेगा, हम करेंगे। शाओ मेई ने पक्के इरादे के साथ कहा, जब तक लोग यहाँ हैं सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। वह सही थी। जब तक लोग हैं उम्मीद है। 15वें दिन बाढ़ का पानी ज्यादातर उतर चुका था। शहर का ढांचा बाहर आ गया था। चारों तरफ बर्बादी थी, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। उन्होंने लोगों को गिनना, रजिस्टर करना और रहने की अस्थायी जगह देना शुरू किया। हमें रहने के लिए छोटे छोटे बने शेल्टर दिए गए। एक कमरे में 4 लोग थे। ये बहुत बेसिक था, लेकिन हवा और बारिश से बचा लेता था। और ली ने खुश होकर कहा, सीढ़ियों वाली जगह से तो बहुत अच्छा है। वहां बिस्तर और कंबल थे और एक छत भी, इतना ही काफी है। शाओ लियू थोड़ा ठीक हो गया था और काम में मदद करने लगा था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बन सकता। आज चियांग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम भाई हैं। एक साथ मौत और जिंदगी के बीच से गुजरने के बाद भाई शब्द का मतलब ही बदल गया था। 20वें दिन बाजार फिर से शुरू होने लगे। सबसे पहले फेरी वाले आए जो कांधे पर डंडे उठाकर सामान बेच रहे थे। फिर छोटी छोटी दुकानें लग गईं। कीमतें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन कम से कम हम फिर से सामान खरीद पा रहे थे। अंडे, ताजा अंडे, सब्जियां, साग, मूली। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। मैंने छोटे मोटे कामों से बचाए हुए पैसों से कुछ अंडे खरीदे, उन्हें उबाला और सबके साथ मिलकर खाया। शाओ लियू ने इमोशनल होकर कहा, बहुत बढ़िया था तो बस एक उबला हुआ अंडा, लेकिन जो लोग नर्क से होकर आए थे उनके लिए इसका स्वाद जन्नत जैसा था। 1 महीने बाद बिजली थोड़ी थोड़ी आने लगी। जैसे ही बत्तियां जली, पूरी बस्ती खुशी से झूम उठी। हमें बिजली मिल गई, हमें बिजली मिल गई। लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। रोशनी इतनी कीमती कभी नहीं लगी थी। किसी ने न्यूज देखने के लिए टीवी चलाया। स्क्रीन पर दिख रहा था कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा था। तबाही ने कई शहरों को बर्बाद कर दिया था। पता चला कि सिर्फ हम ही नहीं, पूरा प्रांत और आधा देश इसी दर्द से गुजर रहा था। वे लोग भी फिर से सब ठीक कर रहे थे। सरकार ने दोबारा बनाने के लिए 100 बिलियन दिए और देश भर से मदद लगातार आ रही थी। तबाही के बाद काम जोरों पर था। उम्मीद बढ़ रही थी। 2 महीने बाद मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने की नौकरी मिली। काम थका देने वाला था, लेकिन पैसे मिलते थे। मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, वापस अपने पुराने काम पर आ गया। ये बिल्डिंग मटेरियल बेचने जैसा तो नहीं था, मगर फिर भी निर्माण से जुड़ा हुआ था। चेन बस्ती में एडमिनिस्ट्रेट बन गया। आज चियांग और शाओमेई ने एक छोटा सा रेस्तरां खोल लिया। ऑल्डली लोगों के सामान ठीक करने लगा। शाओ लियू को क्लर्क की नौकरी मिल गई। हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। 3 महीने बाद अस्थायी बस्ती से लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया गया। नया बना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका था। जो इसके लिए योग्य थे वे वहां जाने के लिए फॉर्म भर सकते थे। हम 6 लोगों ने 7 फॉर्म भरा और हमें एक ही बिल्डिंग में जगह मिल गई। यह सिर्फ एक नॉर्मल अपार्टमेंट था। शिफ्टिंग वाले दिन खाली कमरों को देखते हुए वह उन्हें गौर से देख रही थी। शाओ मेई रो पड़ी, आखिरकार हमारा अपना एक घर है। हाँ, हमारा घर है। बालकनी से आप दूर बन रहे नए शहर को देख सकते थे। नया शहर मलबे से खड़ा हो रहा था और ये पहले से बेहतर होने वाला था। चेन ने कहा, मुझे इस पर भरोसा है। सबसे बुरे वक्त से गुजरने के बाद ही आपको पता चलता है कि रोशनी कितनी जरूरी होती है। 1 साल बाद मैंने नए डिस्ट्रिक्ट में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान फिर से खोली। काम अच्छा चल रहा था। हर कोई अपना घर फिर से बना रहा था, इसलिए बिल्डिंग मटेरियल की काफी डिमांड थी। चेन अक्सर मिलने आता था, अपने साथ अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर। आकियांग और शाओमेई ने अपना रेस्तरां बड़ा किया और कई लोगों को काम पर रखा। यह युवा जोड़ा पहले की तरह ही प्यार में था। बूढ़े ली को अपना बेटा मिल गया जिससे वह बिछड़ गए थे। बाप और बेटा एक दूसरे का सहारा बने। शाओ लियू ने सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लिया और सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम शुरू कर दिया। सबने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। कोई भी उस बारिश को नहीं भूला था। जब भी बारिश होती हम आज भी घबरा जाते हैं। हर बार जब हम मौसम की रिपोर्ट देखते हैं तो हम आज भी कुछ एक्स्ट्रा सामान जमा कर लेते हैं। घाव भरने में समय लगता है। बॉस, वाटरप्रूफिंग मटेरियल कितने के हैं? कस्टमर ने पूछा कि उसे किस तरह का चाहिए। मैंने अच्छे से अपनी सेल्स पिच दी। ये वाला सबसे बेस्ट है, एकदम वाटरप्रूफ। सच में? मैंने पक्के तौर पर कहा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। कस्टमर मेरे इतने सीरियस होने पर हंस पड़ा। उसे नहीं पता था कि मैंने वाकई अपनी जान लगाकर इसे टेस्ट किया था। खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते धूप खिली रहेगी। यह अच्छी बात थी।